अच्छा आप बोल दिया करो भैया कुछ और चला दो, चलाना ही है तो गाने हैं या भजन अच्छे लगते हैं आपको? मुझे लगता है फाउंडेशन से आदत है आपको भजन सुनने की, है ना? अच्छा अच्छा, मैं भूल गया था। हाँ चलो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने आपके साथ इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। आपको नोट्स मिल गए आज की क्लास में? बुक्स भी जल्दी मिल जाएंगी, प्रिंटिंग में गई हुई है बुक। वॉल्यूम 1 आपको मेरे हिसाब से इसी वीक में मिल जाना चाहिए। फेस टू फेस को तो मिल जाएगा, ऑनलाइन वालों थोड़ा सा पोस्टिंग में टाइम थोड़ा लगेगा। हाँ जी, मैं आज 15 मिनट लेट हो गया बच्चे। मैंने जहाँ पे मैं फंसा था, मैंने भैया को उसी समय मैनेजमेंट को कॉल कर दिया था। मैं कहा यार मैं 10-15 मिनट लेट हो जाऊँगा आज, तो वो कहीं पे लग फंस गए आज। चलो आई एम सॉरी, आप लोगों ने वेट किया। हम लोगों ने लास्ट क्लास में शुरू किया था नेचर, प्लीज अभी आवाज नहीं, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। सबसे पहला डाउट ओरिजिन ऑफ ऑडिटिंग समझाया था। क्या ऑडिटिंग कोई नया कंसेप्ट है? ये तो एंशिएंट टाइम से एग्जिस्ट करता है, 4th सेंचुरी से, क्लियर है। ऑडिट एक लैटिन वर्ड कहां से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब था पहले ऑडिटर सुनते थे। आज के जमाने में बताओ क्या ऑडिट की डिमांड घटी है या बढ़ी है? बढ़ी है। हमारा फर्स्ट ऑडिटर जनरल कब अपॉइंट हो गया था? 1860। यार पता है ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, ये एमसीक्यू में आ सकती है ना? मेरा डाउट, आईसीआई तो एक सेपरेट एक्ट से बना था 1949 में। नेक्स्ट सवाल, व्हाट इज ऑडिटिंग? ऑडिटिंग एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। किस चीज का? किसी भी एंटिटी का हो सकता है, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी हो, चाहे वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी हो। साइज जैसा मर्जी हो, छोटी भी हो तो भी होगा ऑडिट, बड़ी एंटिटीज होंगी तो भी होगा ऑडिट। लीगल फॉर्म जैसा मर्जी हो, लीगल फॉर्म मतलब पार्टनरशिप फॉर्म का भी हो सकता है, एलएलपी का भी हो सकता है, कंपनी का भी हो सकता है, किसी भी लीगल फॉर्म का ऑडिट हो सकता है। ऑडिट किया जाता है ताकि ऑडिटर अपना क्या दे सके? ओपिनियन। ओपिनियन ना दिमाग में फॉर्म किया जाता है। मान लो मैंने चेकिंग करी, मेरे हिसाब से सब कुछ सही है, मैंने एक ओपिनियन फॉर्म किया कि सब कुछ सही है। ओपिनियन इंसान अपने माइंड में फॉर्म करता है। जब ओपिनियन फॉर्म किया जाता है, ओपिनियन दो ही तरह का फॉर्म होगा मेरी भाषा में, या तो पॉजिटिव या तो ओपिनियन चेकिंग करने से पहले फॉर्म हो जाएगा या चेकिंग करने के बाद फॉर्म होगा? पहले। कोई भैया किसी के बाद चेकिंग करने से पहले फॉर्म होते हैं? नहीं बेटा, ऑडिट करेंगे तभी तो पता लगेगा कि क्लाइंट की बुक्स में फ्रॉड है या नहीं है। ये बात तो सिंपल है, यानी पहले ऑडिट चेक कर लेंगे तब पता लगेगा। अब मेरा सवाल है आप लोगों से, जब हम अपना ओपिनियन फॉर्म कर लेते हैं, इसको जब हम पेपर पे लिखते हैं तो उसे बोलते हैं ऑडिट रिपोर्ट। ओपिनियन को जब पेपर पे लिखा जाता है तो बोलते हैं ऑडिट रिपोर्ट। उसके बाद कुछ एनालिसिस था। ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, आपकी जजमेंट दूसरे के सबऑर्डिनेट नहीं होनी चाहिए, आपको किसी के इन्फ्लुएंस में बायस होकर काम नहीं करना। ऑडिट किसी भी एंटिटी का हो सकता है, ये बात भी क्लियर है। ऑडिटर अपना ओपिनियन देता है। उसके बाद हमने उठाया था रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बताओ किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर और प्रेजेंट करना? क्या बात क्लियर है? प्रिपेयर और प्रेजेंट में क्या फर्क होता है बेटा? प्रिपेयर एंड प्रेजेंट। प्रिपेयर का हिंदी बनाना, प्रेजेंट मतलब शो करना। सब बच्चे बताओ, प्रेजेंट क्या एजीएम में होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? शेयर होल्डर्स को कौन प्रेजेंट करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ऑडिटर बेचारा क्यों प्रेजेंट करेगा? यानी बनाना और प्रेजेंट करना दोनों किसका काम होता है बच्चों? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। क्या बात क्लियर है? ऑडिटर का काम क्या है? ऑडिटर का काम तो बनाना थोड़ी ना, उसका काम तो सिर्फ अपना क्या देना है? ओपिनियन देना। किस चीज पे ओपिनियन देना है? कल की क्लास में कोई बच्चा डिफरेंस याद कराएगा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में? डेटा जितना भी अकाउंटिंग डेटा होता है उसको मैं क्या बोलूंगा? चेकिंग तो डेटा की होगी, लेकिन जब ओपिनियन दिया जाएगा वो किस पे दिया जाएगा? क्योंकि क्या मैं बोल सकता हूं अकाउंट्स की भाषा में डेटा को ही प्रेजेंट करके क्या बनती है? फाइनेंशियल। तो जब हम अपना ओपिनियन देंगे तो किस चीज पे देंगे? स्टेटमेंट्स पे। क्या बात क्लियर है? और ओपिनियन ओरल में दिया जाएगा या रिटन रिपोर्ट बना के? आप बताओ कि प्रैक्टिकली ऑडिटर अपनी रिपोर्ट बना के किसको देता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एजीएम में पेश करती है? बिल्कुल सिंपल बात है, ये बात में तो कोई सवाल नहीं है। हाँ, अब ये कुछ पॉइंट्स है, ये बिल्कुल अकाउंट्स के पॉइंट है। मैं इसको थ्योरी की तरह नहीं पढ़ाऊंगा, प्रैक्टिकली समझाऊंगा। सब बच्चे बताओ, कुछ खर्चा है, बिजली का बिल पे किया है। मैं अकाउंटेंट हूँ साहब, मैं अकाउंटेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट से हूँ मैं। बिजली का बिल पे हुआ है, एक एंट्री मेरे को बिल आया मेरे सामने, बिल दिखाओ जी, बिल दिखाओ। मैं अकाउंटेंट हूँ, 20,000 रुपये का बिल पे हुआ।
मैं बिल की पहले एंट्री पास करूंगा या पहले बिल देखूंगा? अकाउंटेंट ऑडिटर नहीं हूं, मेरा आपसे क्वेश्चन है। पहले बिल देखूंगा, बिल मेरी कंपनी के नाम, अकाउंटेंट को भी ढंग से काम करना पड़ेगा, है ना। मैं अकाउंटेंट हूं, मैंने बिल देखा, बिल कंपनी के नाम पे था, इसी मंथ का बिल था, पिछले महीने का बिल था, यानी इसी फाइनेंशियल ईयर का था, क्योंकि अकाउंट्स तो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से बनते हैं। इसी फाइनेंशियल ईयर का बिल है 20,000 रुपये का। मैंने एंट्री, 2 एंट्री मारते हैं, शॉर्ट में बोलूं तो एक बिजली के बिल को ड्यू करेंगे, पीएनएल में चार्ज करेंगे, पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू लेटर से इलेक्ट्रिसिटी बिल, और एक पेमेंट की एंट्री मार दी, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, है ना। ऐसे एंट्री बढ़ती है। ये काम कौन करता है? अकाउंटेंट नहीं। अकाउंटेंट में अंदर, कंपनी के अंदर बड़े सारे वो होते हैं, लेवल्स होते हैं। बीएसटी पढ़ी है बचपन में, बिजनेस स्टडीज, अलग अलग लेवल्स होते हैं। ये काम बेसिकली करता है बुक कीपर। आई रिपीट माय वर्ड्स, अकाउंट्स की क्लास में 11th में पढ़ा होगा ये वर्ड आपने। ये काम कौन करता है? बुक कीपर ने बुक में एंट्री चढ़ा दी, दैट्स ऑल। अब इसके बाद आते हैं अकाउंटेंट। अकाउंटेंट का काम है बुक से एंट्री चुराना और इसको किस में डालना बेटा बताओ? लेजर्स में, लेजर अकाउंट में। ट्रायल बैलेंस बनाना किसका काम? अकाउंटेंट का, ठीक है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना भी किसका काम? ये एंट्री आ गई, अब मैं अकाउंटेंट हूं, मैंने क्या किया? एंट्री उठाई, पीएनएल में गया, पीएनएल में डेबिट मारा 2 इलेक्ट्रिसिटी बिल, है ना। पीएनएल में डेबिट मारा इलेक्ट्रिसिटी बिल 20,000, मैं अकाउंटेंट हूं। अब ऑडिटर किसका काम चेक करता है? बुक कीपर का या अकाउंटेंट का? या उसे तो सारा चेक करना है, क्योंकि अगर बुक कीपर ने ही गलत एंट्री पास करी होगी तो अकाउंटेंट की भी इनको गलती चलती आ रही होगी। तो मेरा डाउट, ऑडिटर को तो दोनों का काम चेक करना है, बुक कीपर का भी, अकाउंटेंट का भी। ये 2 पॉइंट, ये तीनों पॉइंट बुक कीपर और अकाउंटेंट के हैं। ये तीनों पॉइंट बुक कीपर और अकाउंटेंट के हैं। पहला पॉइंट, जो भी अकाउंट बने हैं, अकाउंट किसने बनाए होंगे? हाँ, अकाउंट्स कौन बनाता है? अकाउंटेंट बनाते हैं। अकाउंट्स जो भी बने हैं, क्या वो किसके बेसिस पे बने हैं? एंट्रीज के बेसिस पे। और एंट्रीज कहां पे होती है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। एंट्रीज किसने करी होंगी? तो अकाउंटेंट ने अकाउंट्स वैसे ही बनाए, किसके बेसिस पे बनाए? कॉमन फास्ट। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं पीएनएल में जो चढ़ाई है एंट्री, ये किसको देख के चढ़नी चाहिए? कॉमन फास्ट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। जो अमाउंट बुक्स में लिखा है क्या वही अकाउंट में आना चाहिए, पीएनएल अकाउंट में? ऐसा तो नहीं हो सकता। पॉइंट 1। पॉइंट 2, हर एंट्री का, जो भी एंट्री आपने कहां चढ़ाई, सबसे पहले एंट्री कहां चढ़ती है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। जो भी एंट्री आपने बुक्स में चढ़ाई, उसका सपोर्टिंग एविडेंस है आपके पास? बिजली के बिल के लिए बताओ एविडेंस क्या होगा? क्या बिल एक एविडेंस होगा? क्या सफिशिएंट एविडेंस है, बढ़िया एविडेंस है, या उससे भी कि नहीं बेकार है? अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट का अभी देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ऑडिट के लिए, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। अभी के लिए मैं एक वर्ड बोलूंगा, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट का मतलब बढ़िया एविडेंस चाहिए मुझे। बिजली का बिल ओरिजिनल होना चाहिए या फोटोकॉपी? यार कंपनी के पास तो ओरिजिनल होना चाहिए ना। क्या मेरी बात क्लियर है? ओरिजिनल बिल होना चाहिए मेरा। अच्छा, एक अगर आपको बिल पे जरा सा भी संदेह लगे, संदेह मतलब डाउट लगता है, तो क्या बैंक से एंट्री हुई या बैंक स्टेटमेंट में एंट्री भी दिखेगी, डेबिट की एंट्री भी दिखेगी, तो बैंक स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं एविडेंस के रूप में यहां पे। तो ऑडिटर वेरीफाई करो कि जो भी एंट्री हुई है वो किसके बेसिस पे हुई है? कॉमन फास्ट। हर एंट्री का एविडेंस है, बिना एंट्री के एविडेंस के तो कोई एंट्री नहीं करती, बिना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के। अब ऑडिट में इनको बोलते हैं वाउचर्स। हर एंट्री का क्या होना चाहिए? वाउचर होना। बिना वाउचर के कोई एंट्री तो नहीं चढ़ा दी। मान लो मैं अकाउंटेंट हूं या मैं बुक कीपर हूं, मेरे पास डायरेक्टर साहब आए, ये खर्चा हुआ है 50,000 रुपए का। मैं कहा सर क्या खर्चा है? बोले इसको डाल दो ट्रैवलिंग में। इसको कहाँ डाल दो? ट्रैवलिंग में डाल दो। मैंने कहा सर इसका बिल? कहते वो बिल तो नहीं है, डाल दो। अगर मैं अकाउंटेंट या बुक कीपर डाल दूंगा तो मेरी जान ऑडिटर निकाल देगा। अब बताओ क्यों? ऑडिटर ने बी पॉइंट में बोलना है इसका वाउचर दिखा, कहाँ है, एविडेंस कहाँ है? क्या बात क्लियर? तो ऑडिटर वेरीफाई करो हर एंट्री के पीछे क्या होना चाहिए? एविडेंस। जब आप आर्टिकलशिप में जाओगे तो सबसे पहले काम आपको पहले 6 महीने यही काम मिलेगा करने को। वाउचर मैच करो कि हर चीज़ की एंट्री ठीक से चढ़ी है बुक में। आपको बुक दे दी जाएगी, अकाउंट दे दिया जाएगा, वाउचिंग कराई जाएगी। वाउचिंग का मतलब क्या होता है इस कहानी से समझना। वाउचर क्या हुआ मेरी एग्जाम्पल में बताओ? वाउचर वो जो बिजली का बिल है, जो एविडेंस, उसको ऑडिट में क्या बोलते हैं? वाउचर। उस पे एंट्री, उस पे अमाउंट देखना, बुक में देखना कितना, 20,000 का बिल है, हाँ 20,000 का बिल है, ये कंपनी के नाम का बिल है। एक टिक वाउचर पे मारना है, एक टिक बुक पे मारना है, एक टिक वाउचर पे, एक टिक बुक पे। इसे बोलते हैं वाउचिंग। शुरू के 6 महीने यही करनी है आर्टिकलशिप पे। बड़ा बोरिंग काम है, मैं सच बता रहा हूँ, बड़ा बोरिंग काम। मेरे को 1 साल करना पड़ा था, क्योंकि मैं डैश था, थोड़ा सा डैश समझते हो ना आप, थोड़ा शरारती टाइप का बंदा था, तो
मेरे बॉस ने पूरा 1 साल बुक कीपिंग कराई थी। ऑडिट पे ही नहीं भेजते थे यार, ऑडिट पे ही नहीं भेजते थे। उसके बाद जाके थोड़ा सा फिर अब सी पॉइंट पे चलती है, नन ऑफ द एंट्रीज इन दी बुक्स हैव बीन। अब इसका मतलब समझना बेटा, बुक से अकाउंट बनते हैं, यस और नो। ऐसा तो नहीं है कि जर्नल एंट्री तो पास हुई थी लेकिन वो पोस्ट नहीं हो पाई, अकाउंट में पोस्ट ही नहीं हुई। पोस्टिंग करने में हम इसे अकाउंट्स में बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन। बेटा अगर एंट्री पूरी ओमिट कर दी तो ट्रायल बैलेंस तो मैच कर जाएगा। पार्शियल ओमिशन में ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता, बट पूरी ओमिशन में तो ट्रायल बैलेंस मैच है। किसी को पता ही नहीं लगी कि एंट्री ओमिट होगी। ऑडिटर देखो कहीं कोई एंट्री ओमिट तो नहीं होगी। अब एक बार तीनों पॉइंट रिपीट। पहला, जो भी अकाउंट बने हैं किसके बेसिस पे बनने चाहिए? एंट्रीज के बेसिस पे, और हर एंट्री के पीछे एविडेंस होना चाहिए। थर्ड, कोई ऐसी एंट्री तो नहीं है जो बुक्स में मिस हो गई, जो एंट्री तो है लेकिन अकाउंट में पोस्ट नहीं हुई। क्या बेटा प्रैक्टिकली बात समझ आ गई जो मैंने बोली? नेक्स्ट सवाल पे मूव करती है। इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय, अब बुक्स की बात खत्म, अकाउंट्स की बात खत्म, अब सीधा आ जाओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। पीएनएल की बात करते हैं, बैलेंस शीट की बात करती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करती है। इसमें जो भी लिखा है क्या वो बिल्कुल क्लियर है? क्लियर की हिंदी साफ है। और अनएम्बिगुअस, एम्बिगुअस का मतलब होता है कंफ्यूजिंग। अगर मैं अन हटा दूं 1 मिनट के लिए तो एम्बिगुअस का मतलब कंफ्यूजिंग। अनकंफ्यूजिंग देखो कोई वर्ड नहीं होता। क्या मैं बोल सकता हूं नॉन कंफ्यूजिंग? डेटा क्या होना चाहिए, कंफ्यूजिंग या नॉन कंफ्यूजिंग? नॉन कंफ्यूजिंग। लेकिन आप कंफ्यूजिंग वर्ड नहीं लिखेंगे, मॉड्यूल में एम्बिगियस है तो आप एम्बिगियस वर्ड ही लिखेंगे। क्या बात क्लियर? क्या कोई भी चीज ऐसी तो नहीं है जो कंफ्यूज कर रही है लोगों को? अरे भैया जो चीज लोगों को क्या कर रही है? कंफ्यूज। अब आप मुझे बताओ भैया, बोर्ड पे देख के आपके अकाउंट्स में लिखा है पीपीई। व्हाट इज पीपीई? 500 करोड़। अब एक आम बंदे को समझ नहीं आएगा कि पीपीई होता क्या है। मेरे हिसाब से पीपीई 500 करोड़ लिखना कंफ्यूजिंग है। रिपीट, मेरे हिसाब से, आप अपनी बात मत करो, आप अकाउंट्स के नॉलेज रखते हो, लेकिन क्या कंपनी के बहुत सारे शेयर होल्डर्स ऐसे होते हैं जिन्हें अकाउंट्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं होती। अगर मैं लिख रहा हूं पीपीई 500 करोड़ तो ये मेरे लोगों के लिए क्या हो रही है बात? कंफ्यूजिंग। इसीलिए कि कंपनी इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन नोट्स जो अकाउंट्स में देगी कि पीपीई में क्या क्या आता है, फर्नीचर आता है या प्लांट मशीनरी आती है या बिल्डिंग आती है, क्या क्या आता है, ये पूरी एक्सप्लेनेशन कहां पे देती है कंपनी, ताकि लोग कंफ्यूज ना हो। क्या बात क्लियर? डेटा ऐसा मत लिखना जो लोगों को क्या करे, कंफ्यूज। क्या डी पॉइंट पे समझ आ गया? डी पॉइंट। पॉइंट ई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमाउंट्स। भैया किसकी बात हो रही है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमाउंट्स, डेटर क्रेडिटर, पीएनएल का कोई आइटम बोल दो, बैलेंस शीट का कोई आइटम बोल दो, कैश फ्लो स्टेटमेंट का कोई आइटम बोल दो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो आइटम्स है, जो अमाउंट्स है, क्या वो तीनों काम कर रहे हैं? तीनों काम क्या क्या? CDD। सी, पहला सी का मतलब क्या है? क्लासिफाइड। क्या अमाउंट्स को ठीक से क्लासिफाई करा है? अब इसमें मुझे बड़ा सिंपल एग्जांपल याद आता है। अगर कोई रिपेयर हुई है 2 करोड़ रुपए की, उसमें कुछ पोर्शन कैपिटल है, कुछ पोर्शन रेवेन्यू रिपेयर है, कुछ रूटीन रिपेयर है और कुछ है, क्या इसको ठीक से क्लासिफाई करना पड़ेगा? आई रिपीट माय वर्ड्स, इसको ठीक से क्लासिफाई का हिंदी बोल सकते हो, डिवाइड करना पड़ेगा। अगर 2 करोड़ की रिपेयर हुई है, मान लो इसमें 40% रेवेन्यू रिपेयर है, रूटीन रिपेयर है, 40% का मतलब 80 लाख की रिपेयर रेवेन्यू है, क्या वो पीएनएल में जानी चाहिए? और बाकी की बची हुई रिपेयर कहां जानी चाहिए? क्या बैलेंस शीट में एसेट की वैल्यू में कमन फास्ट ऐड हो जानी चाहिए? क्या आपने ठीक से क्लासिफाई करे सारे अमाउंट्स को? कोई अमाउंट गलत तरीके से क्लासिफाई तो नहीं हुआ। क्लासिफिकेशन वर्ड समझ आया? क्लासिफिकेशन के बाद अगला वर्ड डिस्क्रिप्शन। ये पीपीई वाला एग्जांपल, आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा चीजों को। डिस्क्राइब की हिंदी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। आप केवल इतना लिख दो पीपीई 500 करोड़, दिस इज नॉट अलाउड। आपको इसकी पूरी एलैबोरेशन देनी पड़ेगी। अरे पूरी एलैबोरेशन। आप लिखते हो कंटिजेंट लायबिलिटी 2000 करोड़, ओ भैया इससे क्या समझ आएगा कंटिजेंट लायबिलिटी में क्या क्या है हमारे यहाँ पे? क्या नोट्स जो अकाउंट्स में जाके इसकी पूरी एलैबोरेशन देनी पड़ेगी? 2000 करोड़ की कंटिजेंट लायबिलिटी किस बात की है? कोई कोर्ट में केस चल रहा है, कोई डिपार्टमेंट ने तुम्हारे को स्यू किया जिसके ऊपर तुम्हें लग रहा है 2000 करोड़ का तुम्हें नुकसान हो जाएगा। आपको ये बातें डिस्क्राइब करनी पड़ेंगी। कहां पे जाके? नोट्स जो अकाउंट्स में। तो डिस्क्राइब किया है या नहीं किया, बस इतना बता दो। डिस्क्राइब का मतलब क्या? चीजों को एक्सप्लेन किया है। आई रिपीट, एक्सप्लेनेशन पीएनएल बैलेंस शीट में नहीं होती, एक्सप्लेनेशन
नोट्स जो अकाउंट्स में होती है। क्या वर्ड समझ आया? तीसरे वर्ड पे जाते हैं, डिस्क्लोज्ड। अब ये बड़ा प्यारा वर्ड है, डिस्क्लोजर। ये तो 11वीं से सीख रहे हैं। हर आइटम का डिस्क्लोजर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने सिखाया है। सब बच्चे बताओ, डेप्रिसिएशन को कहाँ डिस्क्लोज किया जाता है? P&L में दिखाया जाता है, और बैलेंस शीट में एसेट की वैल्यू से डिस्क्लोज की हिंदी शो करना। आइटम्स को वैसे ही शो किया है जैसे कहां पे बोला गया है आपको, अकाउंटिंग। अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कह रहे हैं, अब आप बताओ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेप्रिसिएशन के बारे में क्या, गुडविल के बारे में क्या बोलते हैं? आप में से कोई बताएगा? गुडविल अगर सेल्फ जनरेटेड हो तो इसको डिस्क्लोज करना है या नहीं करना? नहीं करना। तो डिस्क्लोजर वैसे ही किया ना जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने बोला। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं गुडविल अगर परचेज किए तो डिस्क्लोज करो, अगर सेल्फ जनरेटेड है तो डिस्क्लोज। बेटा ये ऑडिट की क्लास है, इसमें अकाउंट्स के ही एग्जांपल चलेंगे। क्या मैं उम्मीद कर रहा हूं आप अकाउंट्स में कंफर्टेबल हैं? मेरा डाउट, ऑडिट की क्लास में मैं कोई एग्जांपल ABC के थोड़ी ना दूंगा। वो कॉन्ट्रैक्ट फाउंडेशन का लॉ थोड़ी ना चल रहा है, A ने B को कार बेची, B ने C को कार बेची, ये एग्जांपल थोड़ी ना चलेंगे यहाँ पे। या तो एग्जांपल सारे अकाउंट NDAS पढ़ने होंगे, मुझे बता देना, मैं NDAS भी सिखा दूंगा थोड़े थोड़े। ठीक है, थोड़े थोड़े सीख लेंगे, अपने काम से रिलेटेड सीखेंगे, फालतू पंगा नहीं देंगे, नहीं तो वैभव सर कहेंगे ये तो गलत बात कर रहे हो आप। हाँ चलो लेट्स कम बैक। आई रिपीट, ठीक से क्लासिफाई हुआ है, डिस्क्राइब हुआ, और बेटा कन्फर्मिटी का मतलब क्या होता है? कन्फर्मिटी, अकॉर्डेंस, अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग वर्ड सुने इंग्लिश में, हिंदी में अनुसार। अकॉर्डिंग किसके अकॉर्डिंग? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के। तो मेरा डाउट, ई पॉइंट आपको समझ आ गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। आई रिपीट, फिर से बोलो, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स का मतलब P&L और प्रेजेंट्स अ ट्रू एंड फेयर पिक्चर। क्या सारे अकाउंट्स ट्रू और फेयर हैं? मतलब क्या ऑपरेशनल रिजल्ट्स, इधर देख के मुझे बताओगे, ऑपरेशनल रिजल्ट कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो किया जाता है? P&L में जो प्रॉफिट और लॉस होते हैं उसी को तो बोलते हैं ऑपरेशनल रिजल्ट्स। और बैलेंस शीट में क्या शो किया जाता है? तो क्या आपका P&L अकाउंट और आपकी बैलेंस शीट ट्रू और क्या ट्रू और फेयर है? आपको पता है आज किताब में वर्ड है ट्रू एंड फेयर व्यू लिख देते हैं हम। आप इसे पिक्चर भी बोल सकते हैं, ट्रू एंड फेयर व्यू पिक्चर। हाँ, पहले यहां वर्ड हुआ करता था ट्रू एंड करेक्ट। मतलब कुछ साल पहले यहां पे वर्ड ट्रू एंड फेयर नहीं था, यहां पे वर्ड क्या था? ट्रू एंड करेक्ट। अब ट्रू की हिंदी होती सच्चा, सच। करेक्ट का मतलब मैथमेटिकली कैलकुलेटिवली करेक्ट होना चाहिए। अब एक कंपनी है 1000 करोड़ की, मान लो एक कंपनी है। पहले ये वर्ड होता था, तो मैं पहले का टाइम समझा रहा हूं क्या होता था पहले। आज की बात अभी बाद में करती है। हमें ऑडिटर्स को बोला जाता था, ऑडिटर देख के बताओ क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड करेक्ट है। बेटा लास्ट वाले आप बोर्ड पे नहीं देख रहे, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड कमन फास्ट करेक्ट है। ऑडिटर बेचारा परेशान रहता था इस वर्ड से। करेक्ट का मतलब होता है मैथमेटिकल करेक्ट, अर्थमेटिकल करेक्शन, मतलब हाँ। अब इसके लिए ऑडिटर बेचारे को क्या करना पड़ता था? एक एक चीज चेक करनी पड़ती थी। मतलब अगर 1 रुपए की भी गलती है ना बुक्स के अंदर, 1 रुपए की गलती, तो इसका मतलब बुक्स करेक्ट नहीं है। 1 रुपए की गलती 1000 करोड़ की कंपनी में 1 रुपए की गलती है तो बुक्स तो करेक्ट नहीं। बेचारा ऑडिटर इतनी मेहनत करता था, 1 रुपए की गलती ढूंढता था। क्या ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था ऑडिटर्स के लिए? इन्होंने सोचा इस वर्ड को हटाओ, वर्ड क्या लिखो? ट्रू एंड फेयर। फेयर का मतलब होता है ऑलमोस्ट ठीक है, थोड़ी बहुत गलतियां हैं तो कोई बात नहीं। अब 1000 करोड़ की कंपनी है, 1000 करोड़ की कंपनी में मान लो मैंने एक एग्जांपल बोला, 0.05% की गलती को मैं एग्री कर लूंगा, इतनी गलतियों को मैं इग्नोर कर दूंगा। 1000 करोड़ का 0.05%, इतनी गलतियां हैं तो इग्नोर। आप मुझे बताओ अकाउंट्स कब क्लोज होते हैं? फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज होता है? पीछे वाले भाई लोग 31 मार्च। अकाउंट्स में बताओ AGM कब होती है लॉ में? विदिन 6 मंथ्स। यानी हमारे पास इफेक्टिवली ऑडिट करने का कितना टाइम होता है? 6 महीने। 6 महीने भी तब होते हैं जब 31 मार्च को कंपनी हमें P&L दे दे। उनका फाइनल ही नहीं होता 31 मार्च तक। 31 को उन्होंने क्लोज कर दिया, फाइनल होने में तो उन्हें 15-20 दिन, पूरा अप्रैल वो खराब कर देते हैं क्लोजिंग में ही, है ना। हमें अप्रैल के बाद जाके डेटा मिलता है ऑडिट करने को। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4-5 महीने में तुम एक एक एंट्री कैसे चेक करोगे? मेरी बात समझ आ रही है? 4-5-6 महीने में तुम एक एक एंट्री चेक कर ही नहीं सकते। तो सारी गलतियां तुम ढूंढ लोगे, मुझे जवाब दो।
या कुछ गलतियां ऐसी होंगी जो ढूंढना शायद मुश्किल हो। आपने ये सोच के ऑडिट नहीं करना कि मुझे एक ही गलती ढूंढनी है, आपके पास इतना टाइम है। आपने ये सोच के ऑडिट करना है कि मुझे मेजर गलतियां ढूंढनी है कंपनी में। छोटी मोटी गलतियां हैं भी तो मुझे कोई प्रॉब्लम, लेकिन कंपनी में क्या नहीं होनी चाहिए, मेजर गलतियां। मेजर गलतियों के लिए मैंने एक वर्ड यूज किया, मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स। कंपनी में क्या नहीं होनी चाहिए बेटा, मटीरियल गलतियां नहीं होनी चाहिए, इममटीरियल चलेंगी। समझ आता है वर्ड इममटीरियल, छोटी मोटी गलतियां चलेंगी। तो ऑडिटर आपको फेयर, अगर मेरे एग्जांपल में कंपनी में छोटी मोटी गलतियां हैं, बड़ी गलती कोई नहीं है, तो मैं बोल दूंगा कि मेरे हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू और करेक्ट है या ट्रू और फेयर है। ट्रू एंड फेयर है। फेयर मतलब ऑलमोस्ट सही है, थोड़ी बहुत गलती तो हो ही सकती है, बट थोड़ी बहुत मतलब बहुत थोड़ी बहुत। वो अब आप देखो थोड़ी बहुत कितनी होती है, ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, मटेरियलिटी के चैप्टर में, कि थोड़ी बहुत कितनी थोड़ी बहुत। क्या बात क्लियर? तो हमें ट्रू एंड करेक्ट पे ओपिनियन नहीं देना, हमें ट्रू एंड फेयर पे ओपिनियन देना है। क्या ये बात क्लियर है बच्चों आपको? लो जी, अगर आपने ये 6 पॉइंट पढ़ लिए तो मेरे साथ बोलना। पहला पॉइंट, अकाउंट्स किसके हिसाब से बनेंगे? सेकंड पॉइंट, एंट्री के साथ क्या होना चाहिए? एविडेंस होना चाहिए, कोई एंट्री ओमिट तो। चौथा, जो भी अमाउंट है वो क्लियर और अनएम्बिगुअस होना चाहिए। पांचवा, CDD ठीक से क्लासिफाई, ठीक से और ठीक से डिस्क्लोज। और सिक्स्थ पॉइंट, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है? क्या बात क्लियर है? अब आप मेरे को बताओ, मान लो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, 1 मिनट के लिए मान लो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, तो पेपर में 6 पॉइंट अगर मॉड्यूल ने दिए तो मुझे भी 6 लिखने हैं। कीवर्ड सेम होने चाहिए। क्या इंग्लिश थोड़ी आगे पीछे हो सकती है, लेकिन अब जैसे पहला पॉइंट का मीनिंग क्या है, अगर आप पहला पॉइंट दोबारा पढ़ो तो उसका मीनिंग क्या है कि जो भी अकाउंट्स बने हैं वो किसके बेसिस पे बने हैं। ये पॉइंट है, आपको अगर समझ आ गया आप अपनी लैंग्वेज में लिख लो पॉइंट, कोई मतलब कोई दिक्कत, लेकिन आपकी इंग्लिश वही निकल के आनी चाहिए जो यहां पे है। पता नहीं आप कुछ और ना लिख देना। क्या बात क्लियर है? मेरा डाउट। आइए जी, अगला सवाल। ऑडिटिंग, ये तो एडवांटेज है, ऑडिटिंग प्रोवाइड अश्योरेंस। ऑडिटर क्या देता है? व्हाट इज अश्योरेंस? सब कुछ ठीक है, ऑडिटर अश्योर करता है। किसको अश्योर करता है? मैंने देख लिया सब कुछ ठीक है। स्टेक होल्डर्स को। एक देखो, शेयर होल्डर मत बोलो, शेयर होल्डर में सिर्फ पैसे वाले वो आगे जिन्होंने, स्टेक होल्डर में सब लोग आगे जो कंपनी से कनेक्टेड है। ऑडिटर चेकिंग करके किसको अश्योरेंस देता है कि सब कुछ सही है। क्या बात क्लियर? इट्स बेसिक नेचर लाइज इन प्रोवाइडिंग अश्योरेंस टू, प्रोवाइडिंग कॉन्फिडेंस टू यूजर्स ऑफ दी, यूजर्स को कॉन्फिडेंस देता है ऑडिटर ऑडिट करके कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है या। सच एन एश्योरेंस लेंड्स क्रेडिबिलिटी टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेटा क्रेडिबल मतलब रिलायबल। अगर ऑडिटर अश्योर करते फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्रेडिबिलिटी यानी रिलायबिलिटी कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट सवाल, ऑडिटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड कॉन्फिडेंस टू users that financial statements, financial information reflected in can be relied upon. क्या बात क्लियर? अब पता है, मैं जब भी ये लाइन पढ़ता हूँ ना, मुझे ना एक इंटरव्यू याद आता है। राकेश झुंझुनवाला सर का नाम सुना है सबने? ही वॉज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। वो कहते हैं मैं जब भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ ना तो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं देखता। मुझे ऑडिटर्स पे भरोसा नहीं है, मैं कंपनी के फंडामेंटल्स बाकी देखता हूं, लेकिन कंपनी की, भाई वो उनका अपना व्यू है, क्योंकि वो खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उन्हें लगता है कि क्या पता कोई सीए गलत रिपोर्ट बना दे। बट मैं राकेश झुंझुनवाला का व्यू पॉइंट अगर हटा दूं 2 मिनट के लिए, बाकी बहुत सारे यूजर्स तो किस पे विश्वास करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए किस पे विश्वास किया जाता है? ऑडिटर की रिपोर्ट पे। क्या बात क्लियर है? तो चलो ये हम लोगों ने कर लिया। किसी के मन में कोई सवाल नहीं है? मैं ये अज्यूम कर रहा हूं 1.4 मैंने कल रीड कर दिया था कि ऑडिट का हर सब्जेक्ट के साथ क्या है बच्चों? रिलेशन। क्लियर है? आवाज नहीं आई? बहुत ज्यादा नींद आ रही है? देखो नींद का टाइम है ये, इस समय बंदा खाना खुना खा के थोड़ी देर आराम करता है और हम सारे पढ़ने हैं, है ना? मैं तो पूछ रहा हूं बार बार, नींद तो नहीं आ रही भाई लोग? थोड़ी बहुत आई भी तो, थोड़ी बहुत आई भी तो मैं जगा दूंगा, टेंशन मत। खाना कोशिश करो, ये जो टाइम है ना, इस टाइम पे अगर घर से खाना खा के तो सब आ ही रहे हैं, थोड़ा कम खा के आओ, थोड़ा सा खाना कम खा के आओ ताकि
क्लास में एक्टिव रहो। अब किसी ने खा लिया यहाँ तक, वो क्लास में बैठा है, मैं बोल रहा हूँ बेटे हाँ सर क्या कह रहे हो, मतलब उसकी वजह से कि आवाज़ ही नहीं निकल रही क्योंकि उसने खाना ही इतना खा रखा है। हाँ जी, मेरा डाउट, चलो लेट्स कम बैक। मैं ना, हम तो पंजाबी हैं, मैं तो पंजाबी हूँ, मैं खाना खाता हूँ बहुत सारा, मतलब मेरे को तो चाहिए खाना बढ़िया। मैं इस टाइम पे वैभव सर ने जब मुझे बैच दिया ना, मैंने इनको बोला, मैंने कहा सर आप एफएम वाले सर को दोपहर का बैच दे दो, मेरे को शाम का। कहते हैं आप शाम को आ जाओगे? मैं कहा शाम को मैंने चाय पीनी होती है। कहते यार मतलब आपने कब आना है? सुबह आ जाओगे? मैं कहा सुबह मैं उठता नहीं हूँ। तो कहते यार आपने आना कब है? मैंने देखो मैंने कितना, मैं बता रहा हूँ मैंने इस बैच के लिए कितनी वो करी है, अपने सेक्रीफाइस समझा रहा हूँ आपको। मैंने लंच करना बंद कर दिया इस टाइम पे। अभी मैं बिना लंच करे आया हूँ, मैं फ्रूट लेकर आया था, फ्रूट खाया मैंने रास्ते में। मैं लंच क्लास के बाद करूँगा। क्या मेरी बात समझ आए आपको? क्लास के बाद थोड़ा अच्छा भला करूँगा, लेकिन क्लास से पहले, क्योंकि मैं खा लूँगा ना, मैं पढ़ा ही नहीं पाऊँगा। मेरे साथ तो योगा और बेटे क्या पढ़ रहे थे, आओ देखते हैं क्या पढ़ा रहा था मैं। तो मैंने तो बंद कर दिया लंच करना। हाँ जी, लेट्स कम बैक। आप में से कोई आ गया, पता लगा छोले भटूरे खा के आ गया, लस्सी पी के आ गया, वो कह रहा सर आज ऑडिट बहुत बढ़िया पढ़ाई आपने, बहुत बढ़िया ऑडिट पढ़ाई, समझ कुछ भी नहीं आया। चलो लेट्स कम बैक। ओके, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट बहुत इंपॉर्टेंट। यहां से पहला ऐसे शुरू हो गया, ऐसे नंबर 200। आई रिपीट, ऐसे नंबर, मैं 200 पूरा नहीं पढ़ा रहा, उसका सिर्फ एक पार्ट उठाया। मैंने बोला था ना फाउंडेशन, इंटरमीडिएट में बदतमीजी है, पूरे स्टैंडर्ड नहीं है, कुछ कुछ पार्ट है। ऐसे नंबर 200 क्या है, बात समझ रहा? ऐसे 200 बताता ऑडिटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑडिट करने के पीछे ऑडिटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव नहीं। आई रिपीट, इट इज पूरे ऑडिट का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑडिटर ऑडिट क्यों करता है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। इन कंडक्टिंग द ऑडिट, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर एज पर ऐसे 200 का नाम पढ़ो, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एंड द कंडक्ट ऑफ ऑडिट एज पर। ये पूरी लाइन, ये पूरी हेडिंग किसकी हेडिंग है बेटा बताओ? ऐसे 200 के बारे में 2 वर्ड्स, ऐसे 200 2 चीजें सिखाता है। ऑडिटर का पहला क्या बताता है, ओवरऑल, और दूसरा ऑडिटर की ड्यूटी क्रिएट करता है ऐसे 200 कि तूने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ऑडिट करना है। किसके हिसाब से ऑडिट करना है? एक बार हेडिंग दोबारा पढ़ना। हाँ जी, एज पर ऐसे 200 ओवरऑल, एंड के बाद पढ़ो कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद। हेडिंग से समझ आ रहा है? ऐसे 200 में 2 बातें लिखी गई हैं, बट हमें उसका सेकंड पार्ट अभी नहीं पढ़ना, हमें तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव सीखना है। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है? अब पॉइंट ए पढ़ने से पहले आप मुझे बताओ ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है? ओपिनियन देना। ओपिनियन ओरल में देना है या लिख के देना? तो आपने बोला ऑब्जेक्टिव ओपिनियन है, लिख के देना, ये बी पॉइंट हो गया जो आपने बोला, ओपिनियन देना। ऑडिटर अपनी क्या बनाता है? रिपोर्ट। किस चीज पे? अपनी मर्जी से बनाता है या जैसे स्टैंडर्ड्स कहते हैं वैसे बनाता है? और जो भी उसको फाइंड किया, जो भी उसको मिला, क्या सब कुछ वो अपनी रिपोर्ट में लिख देता है? तो रिपोर्ट बना के अपना ओपिनियन देता है, ये तो उसका बी ऑब्जेक्टिव है। रिपोर्ट बनाता है, किस चीज पे रिपोर्ट बनाता है? कॉमन फास्ट। किसके हिसाब से बनाता है? फॉर्मेट कैसा रखता है? जैसे स्टैंडर्ड्स कहते हैं। रिपोर्ट में क्या क्या लिखते हैं? जैसे स्टैंडर्ड्स कहते हैं। और अपनी जो जो उसको ऑडिट में दिखा, कुछ गलत दिखा तो रिपोर्ट में लिख देगा, कुछ सही दिखा तो रिपोर्ट में लिख देगा और रिपोर्ट बना के दे देगा। ये उसका ऑब्जेक्टिव नंबर बी है। लेकिन ए क्या है? ए कुछ नहीं है। रिपोर्ट बनाने के लिए क्या खुद से पहले चेकिंग करेगा? आवाज नहीं आई? अच्छे खासी चेकिंग करेगा, खुद को अश्योर करेगा, अलर्ट, खुद को अश्योर करेगा पहले कि जो मैं कर रहा हूं सही है या नहीं है। पहले खुद को अश्योर करेगा या पहले पब्लिक को रिपोर्ट दे देगा? आपको अगर मैं कोई चेकिंग करने को भेजूं, बोलूं बेटा जरा चेक करके बताओ अकाउंट्स में गड़बड़ है या नहीं है, आप पहले मुझे बताओगे, पहले खुद से श्योर होगे? आप पूरी चेकिंग करोगे, पहले खुद तो श्योर हो जाओ कि आप जो बोल रहे हो। तो पहला काम ऑडिटर, पहले खुद ऑब्टेन करो। ऑब्टेन का मतलब पहले खुद से श्योर हो। 100% श्योर हो या रीजनेबली श्योर हो? रीजनेबल का मतलब, देखो एक मिनट ब्रेक मारना। रीजनेबल के आगे वर्ड क्या है? अश्योरेंस। अश्योरेंस का मतलब होता है श्योरिटी देना। श्योरिटी मतलब अश्योर कर रहा हूं जो मैं कह रहा हूं बिल्कुल सही है। अश्योरेंस 2 तरह की होती है, एब्सोल्यूट अश्योरेंस, रीजनेबल अश्योरेंस। एब्सोल्यूट, मेरा फेस देखना, एब्सोल्यूट अश्योरेंस 100% assurance. Reasonable assurance, not 100%, but
ऑलमोस्ट 100%, नॉट 100%, बट ऑडिटर कभी भी 100% अश्योरेंस नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि छोटी मोटी गलतियां तो रह ही जाती हैं, तो वो कभी भी कौन सा अश्योरेंस नहीं देगा, वो हमेशा कौन सा अश्योरेंस देगा? पहले वो लोगों को बताएगा या पहले खुद अश्योर होगा? तो ऑडिटर पहले आप ऑब्टेन करो रीजनेबल अश्योरेंस, आप पहले खुद अश्योर तो हो जाओ, 100% अश्योरेंस हो जाओ या ऑलमोस्ट अश्योर हो जाओ। ऑडिटर आप अश्योर होके बताओ, पहले आप अश्योर होके बताओ क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री? आर दे? किससे फ्री? बड़ी बड़ी गलतियों से। आर दे फ्री फ्रॉम बड़ी बड़ी गलतियां? ऑडिटर कैसे? अच्छा, ऑडिटर देख के देखना, एक मिनट अपने नोट्स दिखाना। ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की शक्ल देख के बताएगा आर दे फ्री फ्रॉम बड़ी बड़ी गलतियां, या थरोली चेक करके बताएगा? ऑडिटर पहले आप अश्योर हो जाओ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री हैं। किससे फ्री हैं? फ्रॉम व्हाट इज मटेरियल? बड़ी 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 मिसस्टेटमेंट्स, गलतियां। अभी के लिए गलतियां, आगे जाके क्लैरिफाई करूंगा इस वर्ड को। क्लियर है? ऑडिटर पहले अश्योर होगा या पहले हमें रिपोर्ट करेगा? पहले खुद तो अश्योर हो जाओ कि बड़ी बड़ी गलतियां तो नहीं। मेरा डाउट आगे। अच्छा, गलतियां जानबूझ के होती हैं या अनजाने में हो जाती हैं? वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर? फ्रॉड जानबूझ के, एरर ऑडिटर साहब चाहे गलती फ्रॉड हो चाहे एरर हो। अब एरर का एक एग्जांपल बताता हूं आपको। एक दिन बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑडिटर में, ऑडिट की बात बताता हूं आपको। बैंक ऑफ बड़ौदा ने हर कस्टमर के एक दिन ना एक इंटरेस्ट, जब इंटरेस्ट डालना था कस्टमर के अकाउंट में तो 1 रुपया सबके अकाउंट में ज्यादा चला गया। कितना ज्यादा गया? वो फॉर्मूला जो लगाया उस फॉर्मूले से इंटरेस्ट की कैलकुलेशन 1 रुपया ज्यादा हो गई। क्या बात क्लियर? मेरा 15 करोड़ अकाउंट है बैंक ऑफ बड़ौदा के पास। अब देखने को तो 1 रुपए की गलती कुछ भी नहीं है, लेकिन 15 करोड़ मतलब 15 करोड़ की गलती, ये फ्रॉड था या एरर था? छोटा एरर था या मटेरियल एरर? क्या बात क्लियर है? तो ऑडिटर साहब ऐसे मटेरियल गलतियां तो आपको खुद देखना है कि हैं या नहीं है। हाँ जी। उसके बाद एक मिनट प्लीज, ऑडिटर अश्योर होगा, उसके देयर बाय इनेबलिंग द ऑडिटर टू एक्सप्रेस एन, बस ऑडिटर पहले ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा, पहले खुद अश्योर होगा और उसके बाद अपना क्या दे देगा? ओपिनियन। किस चीज पे ओपिनियन देगा बेटा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। किस चीज पे ओपिनियन देगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या बात क्लियर? अब आगे क्या एक गंदा सा वर्ड है, वो जरा भी हजम करने की कोशिश करना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल, दैट इज फिलहाल के लिए लॉ। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वैसे ही बनाई गई जैसे लॉ कहता है? जैसे लॉ ने बोला वैसे ही बनाई गई फिलहाल के लिए। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का मतलब मैंने क्या बोला? लॉ। मैं इसको अभी नहीं क्लियर कर सकता। तो ए पॉइंट एक बार दोबारा से, ए पॉइंट में क्या लिखा है एक बार दोबारा? ऑडिटर पहले खुद क्या होगा? किस बात के लिए श्योर होगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर दे फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट। अगर अश्योर होगा तभी तो अपना क्या दे पाएगा? ओपिनियन। ओपिनियन देगा। किस बात पे ओपिनियन देगा? क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही से बनी है? मेरा वो पहले ओपिनियन बनाएगा। ओपिनियन कहां बनाया जाता है? पेपर पे या माइंड में? जब ओपिनियन बन जाएगा तो क्या वो अपनी क्या बना देगा? कमन फास्ट रिपोर्ट बना देगा। क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, क्या ऐसा कर सकते हैं पहले बी पॉइंट लिख दे फिर ए लिख दे? थोड़ा गलत हो जाएगा। पहले ओपिनियन फॉर्म होगा, उसके बाद ही तो बी पॉइंट में रिपोर्ट करेंगे। क्या बात कर? तो ऑब्जेक्टिव 1 ए, आई रिपीट, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। और दूसरा, जब अश्योर हो जाओगे तो ये बात रिपोर्ट में लिख के बता देना। क्या बात क्लियर है? ये ऑडिटर का क्या है? इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव या ओवरऑल ऑब्जेक्टिव? शादी होगी आप लोगों की अभी या नहीं हुई? शादी नहीं हुई, ठीक है। मेरे को डाउट हो गया था। हाँ, एक्चुअली फाइनल वाले बैच पढ़ाता हूँ ना, तो वहाँ पे आदत है पूछने की। कहीं होते हैं फाइनल वाले जिनकी शादी अब 3-4 अटेम्प्ट से को अटका पड़ा लड़का, माँ बाप ने कहा शादी कर दे यार, उसके बाद आराम से देता रहियो। ये होते तो मेरे को आदत है, तभी मैं फाइनल वालों की बात बताता हूँ। अब फाइनल का बच्चे को मैंने ही एक टॉपिक पढ़ाया, कहता सर समझ नहीं आया।
मैं कहा यार समझ नहीं आया। तो दूसरा बैठा था, कहता सर मैं समझाऊं। कहता देख भाई, मैं जब अपनी बीवी को देखने गया पहली बार, और मैं कहा यार तुम चुप हो जाओ। कहता नहीं सर गलत नहीं कुछ बोलूंगा, बात सुनो, आप बताओ। कहता मम्मी पापा ने बोला कि बेटा लड़की से बात जो करनी है बात कर लो। कहता हम लोग बाहर की तरफ चले गए, मैं लड़की से कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था। कहता लड़की से क्वेश्चन पूछ के मैं अश्योर हो रहा था कि ये लड़की मेरे लायक है या नहीं। आपको बात समझ आया? बच्चे ने कितनी बड़ी बात बोली। कहता मैंने इससे कुछ सवाल पूछे, उसके बारे में, उसकी क्वालिफिकेशन पूछी, और भी जो बातें पूछनी थी पूछी। मैं अश्योर हो गया कि ये लड़की मेरे लायक है, मैंने ओपिनियन फॉर्म कर लिया। मैंने कहा, उसके बाद कहता बी पॉइंट हमारे यहाँ नहीं लगा, मैंने लिख के नहीं दिया, मैंने सिर्फ ओपिनियन मम्मा को ओरल में बोल दिया, मम्मा मुझे लड़की पसंद है। देखो बात सही बोली उस बच्चे ने, एग्जाम्पल सही आया, समझे? पहले हम खुद अश्योर होंगे तभी तो हम ओपिनियन फॉर्म करेंगे। तो आई होप आपको बात क्लियर है। अब यहाँ पे पढ़ते पढ़ते एक छोटा सा एग्जाम्पल आया मन में, मैंने एग्जाम्पल आपसे शेयर कर लिया। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, रीजनेबल एश्योरेंस और एब्सोल्यूट एश्योरेंस में क्या डिफरेंस है? अगर ऑडिटर कहते हैं 100% अश्योर करता हूं आपके यहां कोई गलती नहीं है, और अगर वो कहते हैं मैं 100% तो नहीं कर पाऊंगा बट मैं ऑलमोस्ट 100% कर देता हूं आपको, तो वो क्या है बच्चों? देखो बेटा, रीजनेबल के लिए कोई मैथ्स का फॉर्मूला नहीं है। रीजनेबल का मतलब एज मच एज पॉसिबल। रिपीट, रीजनेबल का मतलब, मेरा डाउट, क्या आपने को ये वाली बात समझ आती है? अब यहां पे हमारे को सिर्फ यही दो डिफरेंस बताए जाएंगे। एनालिसिस ऑफ द अबव ब्रिंग्स आउट द फॉलोइंग पॉइंट्स क्लियरली। पॉइंट 1, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है क्या ऑब्टेन करना? क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्री है किससे? मटेरियल में स्टेटमेंट से, यानी बड़ी बड़ी गलतियों से, चाहे वो फ्रॉड हो चाहे वो। सेकेंड पॉइंट, रीजनेबल एश्योरेंस इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम। कैसे डिफरेंस है बताओ? एब्सोल्यूट एश्योरेंस इज और दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस्टेक। कोई गलती नहीं है जी आपके यहां पे, दिस इज एब्सोल्यूट एश्योरेंस। बट मेरा डाउट, हाउएवर रीजनेबल एश्योरेंस इज नॉट अ, although it is a, but it is not a complete assurance। क्या बात समझ आए? ऑडिटर अश्योर कर देगा आपको, ऑलमोस्ट अश्योर कर देगा, बट 100% अश्योर नहीं कर सकता। क्या बात क्लियर? हमारे स्टैंडर्ड ही नहीं कहते। आपने स्टैंडर्ड पहला नंबर कौन सा पढ़ा? 200, और 200 ने पहली लाइन में ही लिख दिया कि रीजनेबल एश्योरेंस लो। एब्सोल्यूट के लिए तो स्टैंडर्ड खुद बना करते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड बना करते हैं या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बना करते हैं? कोई भी कंट्री में ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देता। हर ऑडिटर कौन सा एश्योरेंस देता है? रीजनेबल। क्या बात क्लियर है? अच्छा, एक मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्या ये लाइन रीजनेबल एश्योरेंस देना हमें बचाता भी है? प्रैक्टिकल सुनिए, कल को फंसते हैं जब कभी कभी कोई केस खुल जाए ऑडिटर का कि तुमने गलत रिपोर्ट बनाई थी, तुमने कहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गलती नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो गलती निकल गई है। ये सोचने वाली बात है। ऑडिटर फंसेगा या नहीं फंसेगा सोचते। मेरा डाउट, फंसेगा या बच जाएगा? इसको थ्योरेटिकली क्यों बोलते हो? एग्जाम्पल लो, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। एक कंपनी थी सत्यम। सत्यम के प्रेजेंट ऑडिटर पीडब्ल्यूसी ने बोला, जब पीडब्ल्यूसी को पकड़ा गया, पीडब्ल्यूसी को, उसके ऑडिटर पीडब्ल्यूसी थे, कि तुमने नहीं बताया कि सत्यम में फ्रॉड हुआ है, ना तुम्हें पकड़ा जाएगा, तुम्हें जेल होगी। अब पीडब्ल्यूसी ने जवाब देखो क्या दिया, सर मेरी गलती क्या है? आपको नहीं पता सत्यम की बुक्स में फ्रॉड था? आपको नहीं पता इनके क्लोजिंग बैलेंसेस गलत है? बैलेंस शीट में जो बैलेंसेस होते हैं ये गलत हैं। कहता सर क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकलता है? अब सत्य पीडब्ल्यूसी का जवाब सुनना, सर क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकलता है? ओपनिंग बैलेंस प्लस कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं करंट ईयर में, एडजस्टमेंट्स ऑफ करंट ईयर इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस। कहता सर आप बस मुझे ये बताओ क्या इन करंट ईयर की एडजस्टमेंट्स में कोई गलती है? तो जवाब गवर्नमेंट का आया, नहीं इसमें गलती नहीं है। कहता सर गलती कहाँ है? ओपनिंग बैलेंस। कहता सर ओपनिंग बैलेंस मेरे से पहले तो किसी और ऑडिटर का था ना, वो उसने मेरे ओपनिंग उसके क्या थे? कमन मेरे ओपनिंग उसके क्या थे? सर मैंने ओपनिंग चेक ही नहीं करे।
क्यों नहीं चेक करे? क्योंकि मैंने सोचा पिछले वाले ने तो चेक करे ही होंगे क्योंकि उसका क्लोजिंग था। सर मुझे कोई एब्सोल्यूट एश्योरेंस थोड़ी ना देनी थी कि मैं एक एक चीज चेक करता। एक चीज जो ऑलरेडी चेक हो चुकी है मैं उसको दोबारा क्यों चेक करूं? मैंने तो करंट ईयर की सिर्फ क्या चेक करी है? एडजस्टमेंट चेक करी। और मजे की बात सुनो, हमारा स्टैंडर्ड अलाउ भी करते। स्टैंडर्ड पढ़ाऊंगा 600, उसमें ये बात लिखी है कि आपको जरूरत नहीं है क्लोज ओपनिंग बैलेंसेस चेक करने की, क्योंकि अगर किसने ऑलरेडी ढंग से चेक कर रखे हैं प्रीवियस ऑडिटर ने, तो आपको दोबारा चेक करने की जरूरत है। अब पीडब्ल्यूसी ने ये रीजन दिया कि सर मैंने नहीं चेक करे ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि मेरे से पहले जिनके पास पिछला ऑडिट था आप उनको पकड़िए। आप सोच के बताओ पीडब्ल्यूसी की ये दलील सही थी या हो गया? उसने बोला सर एब्सोल्यूट एश्योरेंस थोड़ी ना देनी थी, रीजनेबल देनी थी। मेरे यहां तो कोई गलती है ही नहीं, पिछले सालों से गलती चलती आ रही है, तो मुझे क्यों पकड़ रहे हो? पिछलों को पकड़ो। बाइज्जत बरी हो गया था पीडब्ल्यूसी, कोई पनिशमेंट नहीं मिली उसको। जो पिछले ऑडिटर थे वो रगड़े गए बेचारे। पिछले भी कौन से पिछले? जो सबसे पहले थे, जिनके टाइम पे वो एसेट्स ओवरस्टेट किए गए थे। समझते हैं बात? जिनके टेन्योर में वो एसेट्स ओवरस्टेट किए गए थे, उन ऑडिटर्स को लाइफ इंप्रिजनमेंट हुई थी। क्या बात क्लियर? तो मेरा हमें रीजनेबल एश्योरेंस देनी है। रीजनेबल एश्योरेंस में बस एक बात याद रखना, अपने काम में कोई गलती मत करना। अगर आपका काम सही है, अपनी फाइल हमेशा संभाल के रखना। मैं आपको अगले चैप्टर में बताऊंगा, अपने ऑडिट में क्लाइंट के यहां जो जो किया है ना, सब चीजों को रिटर्न में लिखना, हर चीज की डॉक्यूमेंटेशन करना, अपने पास हर क्लाइंट की फाइल है संभाल के रखना। इंस्टीट्यूट कहते हैं 7 ईयर्स तक संभाल के रखना मैंडेटरी है। क्लियर? कल को कभी कोई केस खुल जाए, आप अपनी फाइल से बस ये प्रूफ कर देना कि सर मैंने ये किया था, मेरे हिसाब से ये रीजनेबल था, मैंने ये सब कुछ किया। अगर आपने वो सब कुछ किया है जो स्टैंडर्ड्स में लिखा है, तो आपको कोई कोर्ट पनिश नहीं कर सकता। आपको स्टैंडर्ड्स बचा लेंगे, प्रोवाइडेड आपने स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया। क्या बात क्लियर है? मेरा डाउट, आई होप आपको ये बात समझ आ गया। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। ऑडिटर ऑडिट किसके हिसाब से करता है? कमन फास्ट। ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज कैरिड आउट बाय ऑडिटर विद प्रोफेशनल एंड, सब बच्चे बताओ कॉम्पिटेंस और स्किल्स कहां से मिलती हैं? हम कॉम्पिटेंट और स्किल्ड कब बनते हैं? जब हम ट्रेनिंग पूरी करते हैं, जब हमें आर्टिकलशिप पूरी करते हैं। हमें ऑडिट अपनी कॉम्पिटेंस और स्किल्स के हिसाब से करना है। साथ में क्या फॉलो करने हैं? ऑडिट प्रोसीजर्स आर अप्लाइड एज पर, अब ब्रेक मारेंगे। ऑडिट प्रोसीजर, व्हाट इज ऑडिट प्रोसीजर? ऑडिट करने का तरीका। एग्जाम्पल, अगर मान लो क्लाइंट मुझे कहता है मैंने ये लैपटॉप परचेज किया, तो इसका ऑडिट प्रोसीजर क्या होगा? मैं बोलूंगा क्लाइंट मुझे इसका बिल दिखाओ। आपने लैपटॉप परचेज किया तो मुझे इसका बिल दिखाओ। किससे परचेज किया? वेंडर का नाम बताओ। मैं वेंडर को कॉल करके पूछूंगा कि ये लैपटॉप आपसे परचेज हुआ है। मुझे अपने प्रोसीजर अपने मन से लगाने हैं या जो स्टैंडर्ड्स बोलेंगे वो प्रोसीजर लगाने हैं? क्या बात क्लियर है? मेरे अपने प्रोसीजर नहीं हो सकते। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट सवाल, मुझे उसके बाद क्या करना होता है? देखो 1 मिनट के लिए ब्रेक मारेंगे सब लोग। हम प्रोसीजर क्यों लगाते हैं? सब बच्चे सुनना। ऑडिट में क्या लगाए जाते हैं? क्या चेक करने के लिए कि एविडेंस सही है या एविडेंस रिलायबल और नॉट, और इसके बाद ही तो हम अपना क्या देते हैं? फास्ट ओपिनियन। भाई साहब मैंने ऑडिट बोर्ड पे लिख दिया, पूरा ऑडिट यही है। ऑडिट में आपको प्रोसीजर्स लगाने हैं क्या चेक करने के लिए? सॉरी, हाँ जी, क्या चेक करने के लिए प्रोसीजर लगाए जाते हैं? कॉमन फास्ट, एविडेंसेस। अगर एविडेंसेस सही है तो हमारा ओपिनियन भी पॉजिटिव होगा, और एविडेंसेस गलत है तो हमारा ओपिनियन, आई रिपीट, नेगेटिव होगा। क्या बात क्लियर है? तो मेरा ऑडिटर ऑडिट में एक एग्जांपल से समझाना यार, मुझे ना थियोरेटिकल कोई बात अच्छी नहीं लगती। आप मुझे बताओ, यस, अगर कंपनी कह रही है हमने बिजली का बिल पे किया है, तो एविडेंस के रूप में उनके पास बिजली का बिल पड़ा होगा। इस पे क्या प्रोसीजर लगाएंगे? सिंपल प्रोसीजर है, जितना अमाउंट बिल पे लिखा है उतना बुक में बिल कंपनी के नाम पे होना चाहिए। इसी फाइनेंशियल का बिल, ये जो तुम चेकिंग कर रहे हो कि बिल कंपनी के नाम पे है, अमाउंट सही है, ये तुम्हारे क्या है? प्रोसीजर से। प्रोसीजर लगा के तुमने देख लिया कि एविडेंस बिल्कुल, आई रिपीट, सही है, तभी तो तुम ओपिनियन दोगे। तो हमारा काम ऑडिट में कुछ नहीं है, सिर्फ एविडेंसेस चेक करना है कंपनी के कि एविडेंसेस सही हैं या गलत है।
यही बात यहां लिखी है। कमन फास्ट ऑडिट प्रोसीजर्स आर अप्लाइड एज पर एसेस, ऑडिट एविडेंस इज ऑब्टेन्ड एंड, जल्दी बताओ मतलब एविडेंस इकट्ठे करने हैं और उन्हें इवैल्यूएट करना है। व्हाट इज इवैल्यूएट? चेक करना है। और एविडेंस चेक करने के बाद ही तो हम अपनी क्या देते हैं? ओपिनियन। इट लीड्स टू हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस व्हिच इज कॉल्ड रीजनेबल एश्योरेंस। देखो इन्होंने बोला रीजनेबल एश्योरेंस कैसे आता है, उन्होंने फॉर्मूला लिख दिया। एविडेंस इकट्ठे करते हैं, एविडेंस को चेक करते हैं प्रोसीजर लगा के, और उसके बाद हम ओपिनियन दे देते हैं। ये ओपिनियन 100% ओपिनियन नहीं हो सकता, ये तो रीजनेबल हो, क्योंकि बेशक हमने सारे एविडेंसेस चेक करे होंगे बट कुछ ना कुछ गलती तो रह ही जाएगी, तो हम कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देंगे। अब अगला वर्ड कमन फास्ट, व्हाट इज मिसस्टेटमेंट्स? जल्दी, गलतियां। मिसस्टेटमेंट्स मतलब गलतियां। गलतियां जानबूझ के करोगे तो फ्रॉड है, अनजाने में करोगे तो। ऑडिटर को कौन सी गलतियों से कोई मतलब नहीं होता? इममटीरियल गलतियों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे दिक्कत किससे होती है? क्या बात क्लियर? मिसस्टेटमेंट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन अकर ड्यू टू, और बोथ, फ्रॉड भी हो सकते हैं और, अच्छा सत्यम ने जो बुक्स को ओवरस्टेट किया था वो जानबूझ के किया था, फ्रॉड है या एरर? पता सत्यम के पास 8,000 आदमी काम करते थे, बुक्स में वो शो कर रहा था 80,000 आदमी काम कर रहे हैं। 72,000 एम्प्लॉयज की सैलरी नकली चार्ज करता था पीएनएल अकाउंट में। ये एरर है, ये फ्रॉड है, ये तो फ्रॉड है। एरर का एग्जांपल मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा का दिया, 1 रुपया गलती से चढ़ गया था सबके अकाउंट में गलती से, तो मेरा, हमें तो फ्रॉड भी देखने हैं। और ऑडिटर सीक्स टू ऑब्टेन, सीक्स मतलब कोशिश करता है, क्या ऑब्टेन करने की बेटा? क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम कॉस्ट बाय, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बड़ी गलतियां तो नहीं है? ऑडिटर इसको बस इकट्ठा यही सोचता है कि मुझे यार ये देखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई बड़ी गलती तो नहीं है। हाँ जी, ही हैज टू सी द इफेक्ट ऑफ ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल इन। अब टोटलिटी का मतलब क्या है? मैं एक बात बोलता हूं, अगर उसे सेल में, मैंने अपने आर्टिकल को बोला जाओ ऑडिट करके आओ, इधर वाले आर्टिकल्स तुम डेबिट साइड का ऑडिट करो पीएनएल के, इधर वाले आर्टिकल्स तुम क्रेडिट साइड का ऑडिट करो। अब इधर से एक आर्टिकल आया, सर डेबिट साइड पे, हाँ बेटा क्या दिक्कत है? सर डेप्रिसिएशन ओवरस्टेटेड है। अच्छा बेटा कितने अमाउंट से? सर 20 लाख रुपए से। ठीक है बेटा लिख लिया मैंने। हाँ बच्चे तुम बोलो। सर वो क्रेडिट साइड पे सर रेंट रिसीव्ड सर ओवरस्टेटेड है 40 लाख रुपए से। अच्छा डेबिट भी ओवरस्टेटेड, क्रेडिट भी ओवरस्टेटेड, ठीक है। अब आप मेरी बात को सुनो, मैं क्या सबका सारी गलतियों का इफेक्ट क्यूमुलेट करूंगा? अब आज एक 40 लाख की गलती, एक 20 लाख की गलती, दोनों मिला के 60 लाख की गलती है, मैं नेट नहीं निकालूंगा, टोटल मिला के कितनी गलती है? हाँ आप बोलो। सर एक 40 लाख का गलती और है सर। अच्छा चलो उसको भी जोड़ लिया, कितना हो गया? 1। और कोई गलती है? नहीं सर। अब 1 करोड़ की गलती, मान लो मेरी कंपनी 10 करोड़ की कंपनी में 1 करोड़ की गलती है, यानी गलती कितने परसेंट है? 10%। छोटी गलती है, ये मटेरियल है, मटेरियल। क्या नेगेटिव रिपोर्ट देनी पड़ेगी? आवाज नहीं आई? क्या ऐसे होता है ऑडिट? सारी गलतियों को इकट्ठा करके देखा जाता है कि गलती छोटी है या। सेम एग्जांपल कंटिन्यू करो। 1 करोड़ की गलती है, कंपनी की नेटवर्थ 10,000 करोड़ है, 10,000 करोड़ कंपनी में 1 करोड़ की गलती है, कितना परसेंट है? पॉइंट्स में है। क्या मटेरियल गलती है या इममटेरियल? ऑडिटर नेगेटिव रिपोर्ट देंगे या इस गलती को इग्नोर करके पॉजिटिव रिपोर्ट देंगे? क्या समझ आया ऑडिट करने का तरीका? ऑडिट करने के लिए सारी गलतियों को एक्यूमुलेट करके डिसीजन लिया जाता है। और डिसीजन कौन लेता है? आर्टिकल लेते हैं या ऑडिटर लेता है? आर्टिकल आके गलतियां बताते हैं, ऑडिटर फिर डिसीजन लेते हैं। क्या बात क्लियर है? मेरा नेक्स्ट सवाल, आइए बेटा, बहुत मजा आता है आर्टिकलशिप पे, मतलब बहुत कुछ है सीखने को। मैं दुखी हूँ इंस्टीट्यूट की ने, बिंग एन ऑडिट टीचर मेरे को ऐसा लगता है इंस्टीट्यूट ने एक गलत स्टेप उठाया, जो आर्टिकलशिप 3 साल की जगह 2 साल की करी। मतलब 3 साल मैं मानता हूँ ज़्यादा होते हैं 3 साल, लेकिन सीखने को बहुत है, बहुत कुछ है। एक्चुअली क्या होता था, जब 3 साल की आर्टिकलशिप होती थी ना, तो हम बच्चों को कहते थे 2 साल की तो आर्टिकलशिप करो और 3rd ईयर में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर लो, किसी इंडस्ट्री में चले जाओ, वहाँ जाके ट्रेनिंग लेके आओ। तो बच्चे को ऑफिस का काम भी सारा सीखने को मिलता था 2 साल, और तीसरे साल इंडस्ट्री में भी एक्सपोजर ले आता था बच्चा। अब तुम्हारे पास इफेक्टिवली है ही 2 साल। अब 2 साल में ना तुम ऑफिस का काम ढंग से सीख पाओगे, ना तुम्हें इंडस्ट्री में मजा आएगा। तो
मुझे लगता है कि काम सीखने, यार डॉक्टर्स को भी तो इतनी अच्छी इतना टाइम के लिए प्रैक्टिस का मिलता है, इंटर्न मिलता है, तो सीए तुमने लाइफ टाइम जिन्होंने प्रैक्टिस करनी है, ये तो ऐसा लग रहा है कि इंस्टीट्यूट जल्दी से बच्चों को सीए बनाना चाहता है, लेकिन मेरे हिसाब से 2 साल कम है, प्रॉपर 3 साल की ट्रेनिंग होनी। यार जब से हम सीए सुन रहा हूँ, या मैं तो जब सीए 2002 से सुन रहा हूँ, तब से आर्टिकलशिप 3 साल की थी, अचानक पहली बार, मतलब सीए के इतिहास में पहली बार आर्टिकलशिप 3 साल से कम करके 2 साल की कर दी। हम चाहते सीए जल्दी हो जाए, और हमें जल्दी सीए नहीं चाहिए, हमें बढ़िया सीए चाहिए। क्या बात सही है बच्चों? मेरा डाउट, अब सुनिएगा, अब आप पे थोड़ा प्रेशर रहेगा। अब बच्चे गलती भी क्या करते हैं ना, बच्चे आर्टिकलशिप के दौरान कोचिंग लगा लेते हैं। बच्चे कोचिंग लगाओ, लेकिन आर्टिकलशिप को पूरा टाइम दो, आपने काम अच्छे से सीखना है। कोचिंग लगाओ, अगर सुबह जल्दी उठ के पढ़ सकते हो तो कोचिंग लगाओ, शाम को घर आके जल्दी पढ़ सकते हो तो लगाओ। आर्टिकलशिप में कोई होमवर्क नहीं मिलता, आर्टिकलशिप में बस सुबह तैयार होके ऑफिस जाना है, वहाँ ऑडिट करके घर आना है, यही आपका टाइम टेबल रहेगा। अब सुबह उठ के अगर आप पढ़ सकते हो जल्दी उठ के तो कोचिंग लगा लो, लेकिन आर्टिकलशिप को स्किप नहीं करना, अच्छे से करनी है अपनी आर्टिकलशिप। कमिंग बैक, obtaining that financial statements as a whole are free from enable the auditor to express on whether financial statements are prepared as per the applicable। मेरा डाउट, इस पूरे पैराग्राफ का मतलब क्या? ऑडिटर पहले ओपिनियन फॉर्म करेगा। देखो बेटा, 2 लाइनें हैं, जो लर्न हो जाए वो लर्न कर लो, दोनों लाइनें सेम है, मैं लाइनें दिखा रहा हूं। मेरा डाउट ध्यान से सुनना, ये लाइनें हैं, जो लर्न कर सकते हो वो कर लो। देखो एक लाइन ये है, वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल। ये लर्न करना है, ये लर्न कर लो, ये लर्न करना है, ये लर्न कर लो, दोनों एक ही बात है। मतलब या तो ये वाला पोर्शन लर्न कर लो, या तो ये वाला पोर्शन लर्न कर लो, बात दोनों में एक ही है। ये बात चैप्टर आगे जाके आपको क्लियर हो जाएगा एक इन दोनों में क्या डिफरेंस है। फिलहाल के लिए तो दोनों एक ही बात है। यस, हमें अपनी रिपोर्ट किसके हिसाब से बनानी है? कॉमन फास्ट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। बार बार बोल रहा हूं, रिपोर्ट किसके हिसाब से? आवाज नहीं आई? स्टैंडर्ड के हिसाब से। बहुत ठीक है यार, बहुत समझ आ गया। हाँ जी, क्या क्लियर है? ऑब्जेक्टिव के बाद अभी स्कोप नहीं पढ़ेंगे, क्लास थोड़ी सी बोरिंग हो जाएगी। और सुनाओ, सब ठीक? हाँ जी भैया, कुछ बच्चों का मैसेज आया, जरा देखना, कुछ बफरिंग कह रहे हैं। हाँ जी, ओ सॉरी, हाँ जी, अभी स्कोप नहीं उठा रहे। और बताओ, सब ठीक? पढ़ाई पढ़ाई का मन अभी शुरू हो गया या अभी नहीं? कब से? जनवरी से? जनवरी से? हाँ, सितंबर अक्टूबर से? अच्छा, ऐसा भी है? नहीं यार, अब पढ़ाई तो अभी से शुरू कर लो। यार मुझे ये नहीं समझ आता, लोग ऐसे क्यों बोलते हैं सीए टफ है? आप भी बोलते हो टफ है? इजी तो है। अच्छा, आप में से किसी को ये फीलिंग आया कि क्लास में पढ़ते हैं तो सीए आसान है, लेकिन जब क्वेश्चन पेपर देखते हैं? भाई साहब, इस बार फाउंडेशन का बता रहा हूं, फाउंडेशन के लॉ में एक क्वेश्चन था सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में, ऑक्शन सेल। मैंने वो क्वेश्चन पढ़ा, मैं भी ये सोच रहा था बच्चों ने किया क्या होगा इसमें। भाई साहब, वो क्वेश्चन ना तो मॉड्यूल में है, क्वेश्चन तो छोड़ो, उस कंसेप्ट को, ऑक्शन सेल पढ़ा है ना? ऑक्शन सेल होती है, बिडिंग होती है, मतलब क्या शानदार क्वेश्चन। अगर आप में से किसी को लॉ का इंटरेस्ट हो, पेपर डाउनलोड करके क्वेश्चन पढ़ो, क्या प्यारा क्वेश्चन है। वैसा कोई कंसेप्ट मॉड्यूल में है ही नहीं। मैं मन में ये सोच रहा था बच्चों ने इस क्वेश्चन में किया क्या होगा। अब जब बच्चे ऑक्शन सेल पढ़ते हैं ना क्लास में, तो हम बोलते हैं बेटा बिडिंग होती है, बिड करते हैं लोग, बिड करते हैं, जो हाईएस्ट बिड होती है, हैमर फॉल होता है, वो बंदे को गुड्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। मतलब उस क्वेश्चन में है कुछ, मेरे को भी ध्यान नहीं किया है, लेकिन वो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन नहीं, वो बोर्ड पे क्वेश्चन है। आपको याद है कंसेप्ट वो ऑक्शन सेल का? देखना चाहोगे? मतलब नहीं, दिखा देते हैं, 1 मिनट। बिडिंग याद है ना? बिडिंग, ये लो, ये रहने दो सर, रहने दो, ड्राओ मत।
आपका तो हो लिया बेटा, अब क्या डराऊंगा। ये देखो, पहले तो तबीयत ही खराब हो जाएगी बच्चे की क्वेश्चन का साइज पढ़ के। 5A पीटीसी होटल दिख रहे, ये पूरा पेज इसी का है। मतलब मेरे को तो ये नहीं समझ आ रहा कि बच्चों ने इसमें, अरे बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मैं सच बोल रहा हूं। आप क्वेश्चन पढ़ो, मैं मान जाऊंगा आपको समझ आ जाए क्वेश्चन। आप पढ़ो पढ़ो, मैं 2 मिनट दे रहा हूं आपको पढ़ने को। थोड़ा सा नीचे कर दूं। वो पेज चेंज हो रहा है ना यार। हाँ जी। मतलब फाउंडेशन वाले बच्चों को क्या हुआ होगा इस क्वेश्चन को देखकर पेपर में। क्या हुआ? बिना नोटिफाई करे नहीं कर सकता, बिना नोटिफाई करे नहीं कर सकता। मतलब क्वेश्चन देख के मेरे को ऐसा लगता है कि बच्चों की तबीयत थोड़ी सी खराब हुई होगी कि ये क्या आ गया भाई। हाँ जी, मेरा डाउट। आसान क्वेश्चन है, आसान है। आप मुझे ये बताओ, नील, राज और देवकी में इनमें किसकी बिड मानी गई? राज की क्यों नहीं मानी गई? हाईएस्ट बिड किसने दी है? देव ने दी है ना। तो देव को क्यों मना किया गया? कि हमने आपको इनवाइट नहीं किया। मेरा डाउट है आप लोगों से। हाँ जी, आप में से को मुझे ये बताएगा, बिड ऑक्शन एक स्पेशल ऑफर है या जर्नल ऑफर है? तो यहां तो कोई भी आके बिड दे सकते हैं। तो कंपनी ये जो कह रही है कि अब आपको हमने इनवाइट ही नहीं किया, आप बिड कैसे दे रहे हो, ये वैलिड है या नॉट वैलिड? ये बात आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, बट ये बात कहां लिखी है नॉट वैलिड है? ये जर्नल ऑफर स्पेशल ऑफर तो सोगा में स्टार्टिंग के टॉपिक में है। इस सोगा का थोड़ी ना, ये तो कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट में ऑफर एक्सेप्टेंस का कंसेप्ट है। अब बच्चा यहां कहेगा ये सोगा के हिसाब से सॉल्व करना है क्वेश्चन या कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से सॉल्व करना है? मतलब यहां पे सोगा के साथ साथ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लग रहे हैं। मेरा डाउट, यहां पे बच्चे को थोड़ा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। मेरे को जो प्रॉब्लम लगी ना इस क्वेश्चन में, मैं अगर अपने आप से शेयर करूं, बच्चे के पास इस क्वेश्चन के लिए सोगा का कंटेंट नहीं होगा। सोगा में जो कंटेंट चाहिए उसको वो कंटेंट नहीं होगा 7 मार्क्स के लिए। वो लिखेगा क्या? मान लो वो पूरा ऑक्शन सेल लिख भी देता है जो मॉड्यूल में गिवन है, तो वो ऑक्शन सेल के जो प्रोविजन मॉड्यूल में गिवन है वो इस टॉपिक से रिलेट नहीं कर रहे। मतलब इंस्टीट्यूट करता है बदतमीजी बच्चों के साथ, पता नहीं क्यों करता है, ताकि बच्चों में डर बना रहे कि ऑडिट सीए का पेपर टफ है। आई देखो, मैंने अपने स्कूल में आई पास इन 2002, आई स्टडीड फ्रॉम अ स्कूल अशोक विहार में, से कोई हो तो पता होगा। मैं अशोक विहार में एक स्कूल था, माता जगह पब्लिक स्कूल, वहाँ से पढ़ा हूँ। मैंने तो 2002 में टॉप किया था। मुझे आज भी याद है,
मेरी स्कूल की मैम बोली क्या बनना है अश्विन, मैंने कहा मैम सीए बनना है। कहती तुम्हारा दिमाग खराब है सीए बनना है। मेरी काउंसलर मैम बोली सीए तुम्हारा दिमाग खराब है, 1.7% रिजल्ट आता है फाइनल का। उस जमाने में 1.5-2% रिजल्ट आता था। मतलब कोई इंटरेस्टेड ही नहीं होता था कि बच्चों को क्या करवाए, सीए। मतलब मैं सच बता रहा हूँ, कोई मेरे घर वाले तक इंटरेस्टेड नहीं थे कि मैं सीए कर रहा हूँ। उनको था कि ये होनी तो है नहीं, पास तो होना नहीं है। मतलब आप अभी तक ना लोगों के मन में सीए को लेकर ना एक दहशत है कि सीए बहुत टफ है। बट मैं ये मानता हूं कि 5 साल अगर कोई बच्चा डिसिप्लिन से पढ़ेगा तो सीए एक शॉट में, आप में से बहुत सारे बच्चे जिनका फाउंडेशन एक बारी में निकल गया, आप में से बहुत सारे हैं, ऑलमोस्ट ऐसे ही बच्चे होंगे जिन्होंने फाउंडेशन एक अटेम्प्ट में, और अब इंटर भी एक अटेम्प्ट में निकल जाएगा अगर आप थोड़ा डिसिप्लिन से पढ़ोगे। मेरे पास बच्चे ऑडिट में आए थे ग्रुप 2 में, जो पिछले बैच के बच्चे थे, वो बच्चों ने ग्रुप 1 एक शॉट में निकाला हुआ था ऑलमोस्ट बच्चों ने। ग्रुप 2 के लिए मेरे पास आए, ग्रुप 2 भी उन्होंने एक शॉट में निकाल दी। निकल जाएगा बच्चे। वो जो केशव की कल मार्कशीट दिखाई थी, केशव पिछले साल अक्टूबर से उसने ज्वाइन किया था मेरे को यहाँ पे, पहले लॉ पढ़ा था, लॉ के बाद ऑडिट पढ़ी, उसने दोनों अटेम्प्ट एक बारी में निकाल दी। आप अगर थोड़ा डिसिप्लिन से चलोगे तो आपका अटेम्प्ट क्यों नहीं निकलेगा। नाउ लेट्स कम बैक। हमारा 1.7 नंबर टॉपिक है इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। व्हाट इज इनहेरेंट? इनहेरेंट मतलब ये वो लिमिटेशंस है जो कभी खत्म। एक बिजनेस स्टडीज में एक वर्ड और हुआ करता था, डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस वो होती है जिन्हें ठीक किया जा सकता है, लेकिन इनहेरेंट लिमिटेशन वो चीज है जिसे ये तो हमेशा रहेंगी ही रहेंगी। ऑडिट की पहली लिमिटेशन, अलर्ट, पहले मैं समझाऊंगा फिर रीड करूंगा। पहली लिमिटेशन, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अलर्ट होके बताओ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग किसको बोलते हैं? अकाउंटिंग को। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी अकाउंटिंग। सब बच्चे बताओ अकाउंटिंग प्रॉब्लम कैसे है? आप मेरे को बताओगे अकाउंटिंग प्रॉब्लम कैसे है? सुनो, क्या अकाउंटिंग में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं? आवाज नहीं आई? क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसी बिजनेस को देख के लिखे जाते हैं या वो जनरल होते हैं? अब मान लो, मेरी तरफ देख के बोलो, मान लो मैं एक बिजनेस कर रहा हूं, मेरा डाउट, मेरे अकाउंटेंट ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ा, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ा और उसे अपने बिजनेस में क्या किया? कमन फास्ट अप्लाई किया। क्या एप्लीकेशन में उसने कुछ अपनी जजमेंट्स ली होंगी? व्हाट इज जजमेंट? अपने हिसाब से चला होगा वो कुछ कि नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे करना है। क्या उसकी जजमेंट सारी सही होंगी या वो कहीं गलत अप्लाई भी कर सकता है? कहीं गलत अप्लाई भी कर सकते हैं। मान लो आपका स्पेयर पार्ट का काम है, आप गाड़ियां मैन्युफैक्चरिंग करते, कार में मारुति सुजुकी का अकाउंटेंट को नहीं समझ आया कि मारुति सुजुकी की गाड़ियां बनाते समय वो जो नट बोल्ट बच जाते हैं उसे क्लोजिंग स्टॉक पे दिखाना है, क्या वो क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट है या वो क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट? उस बेचारे को ये बात समझ ही नहीं आई। उसने जजमेंट ले ली कि यार जो नट बोल्ट बच जाते हैं गाड़ी बनाते समय वो सारा क्लोजिंग स्टॉक में डाल देते हैं। मेरा डाउट, यानी अकाउंट्स में अकाउंटेंट के साथ प्रॉब्लम क्या है बेटा? कई बार वो स्टैंडर्ड को पढ़ के जब अपने बिजनेस में कमन फास्ट अप्लाई करते हैं तो एप्लीकेशन में ही उससे क्या अकाउंटेंट, मैं मानता हूं अकाउंटेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, लेकिन कई बार चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई करने में प्रॉब्लम होती है। उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो अब एक मान लो एक दूध की डेयरी है किसी की, मदर डेयरी का ऑडिट आपको मिल जाए। अब आप मदर डेयरी के ऑडिटर नहीं हो, आप अकाउंटेंट हो, आप मदर डेयरी में वो काउज और बफेलोस के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो। भाई हमारा एसेट है, बात समझना। आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ही कमर फास्ट गलत, भाई मरती तो है ना वो, उनकी भी तो लाइफ ओवर द ईयर्स। भैया डेप्रिसिएशन नहीं, अमोर्टाइजेशन लाइफ स्टॉक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्लियर। मेरा क्या, आप बात समझ रहे हो, मैं हंसने की बात नहीं कर रहा। क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर जो लिखा है उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में गलत नहीं लिखा, लेकिन उसको अप्लाई करने में कई बार गलती हो जाती है, क्योंकि हर बिजनेस का नेचर अलग है, तो बिजनेसमैन गलती कर देते। तो ये प्रॉब्लम तो रहती है ऑडिट में कि अकाउंट्स बनाने वालों ने, हो सकता है अकाउंट्स ही रिपीट गलत बनाए हो, गलत अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करें। अब मैं एक ऑडिट पे चला गया, आईसीआईसी बैंक का ऑडिट था। आईसीआईसी बैंक मेरे सामने अपना पीएनएल लेके बैठ गया, कहते सर ऑडिट कर दो। मैंने कहा ये क्या बनाया आपने? कहता पीएनएल बैलेंस शीट। मैंने कहा किसके हिसाब से बनाई है? कहता कंपनी से। मैंने कहा दिमाग खराब हो गया, तुम आईसीआईसी बैंक को, तुम्हारे पे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एप्लीकेबल है, उसके हिसाब से बनाओ। कह रहा वो क्या होता है? मेरा डाउट समझो, इन्हें अप्लाई करने में इनसे कहीं ना कहीं गलती हो ही जाती है।
तो ये पहली लिमिटेशन है। ये ऑडिट की लिमिटेशन है या अकाउंटिंग का इश्यू है? अकाउंट, और अकाउंटिंग का ही तो हमने क्या करना है, ऑडिट। अच्छा, अब एक मजे की बात, अब आप बस मुझे एक बात बता दो, गलती अकाउंटेंट से हुई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अडॉप्ट करने में, क्या ऑडिटर इसको ठीक कर देगा? या ऑडिटर से भी क्या पता उसे लगे कि अकाउंटेंट ने जो जजमेंट ली है वो सही ली है। ऑडिटर भी तो मिस्टेक कर सकते हैं, बट मिस्टेक शुरू कहां से हुई? अकाउंटेंट से। क्या मेरी बात क्लियर? तो पहली लिमिटेशन आपके सामने है कि अकाउंट्स में ही गड़बड़ हो सकती है। अभी पढ़ेंगे नहीं इस पॉइंट को। पॉइंट नंबर सेकंड, नेचर ऑफ व्हाट इज ऑडिट प्रोसीजर्स। एक बार फिर से, ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिट करने के मेथड्स होते हैं, मेथड्स टू डू ऑडिट। बेटा ऑडिटर अपने हिसाब से क्या बेस्ट ऑडिट प्रोसीजर लगाता है? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड जो प्रोसीजर बोलते हैं वो वही लगाते हैं। आवाज नहीं आई? लेकिन उसके प्रोसीजर बहुत बढ़िया होते हैं, मैं नहीं मना करूंगा, वो बेस्ट प्रोसीजर लगाता है, लेकिन बेटा वो चेक तो वही करता है ना जो डेटा उसको दिया जाता है। मान लो कंपनी की सेल, दो तरह की सेल है, 1 नंबर में और 2 नंबर में। 2 नंबर समझते? 1 नंबर में और 2 नंबर। कंपनी उसको 1 नंबर की सेल दिखा रही है, उस बेचारे ने सारी चेक कर दी। उसके मन में जरा सा भी शक नहीं हुआ कि कंपनी में कच्चे की या 2 नंबर की सेल भी है। उसने कहा जी सब कुछ सही है, मेरे हिसाब से तो ट्रू एंड फेयर भी हुए। अब गलती कहां होगी कोई बताएगा? उसने रिपोर्ट सही दी है या रिपोर्ट गलत है? क्या बहुत सारा डेटा अनरिकॉर्डेड है बुक्स में? बहुत सारा डेटा, और वो कह रहे हैं मेरे हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है। गलती किसकी है सोच के बताइए। ऑडिटर ने तो रिपोर्ट बना दी है, गलती ऑडिटर की है या मैनेजमेंट की है? हमारी प्रॉब्लम है, हम अपने ऑडिट प्रोसीजर उन्हीं डेटा पे लगाएंगे जो डेटा हमें दिखाया जाएगा। जो चीजें हमसे कॉमन फास्ट छुपाई जाएंगी उनको तो हम चेक ही नहीं कर पाएंगे, और उन्हें बिना चेक करे अगर हम रिपोर्ट बना रहे हैं तो ये तो गलत रिपोर्ट बन रही है हमारी। क्या यहाँ पे गलत रिपोर्ट बन रही है? यानी ऑडिट की एक प्रॉब्लम है कि ऑडिटर कई बार गलती इसलिए भी कर देता है क्योंकि उसको पूरा डेटा नहीं दिया। अच्छा, अब एक बात और सोच के बताओ, फ्रॉड पकड़ना आपको लग रहा होगा बहुत इजी है, अगर मुझसे पूछोगे एज एन ऑडिटर बड़ा मुश्किल है। अगर 2 अलग अलग डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज आपस में कोल्यूड करें, कोल्यूड का मतलब ऑडिट में होता है मिल गए, कोल्यूजन हो गया। कोल्यूजन मतलब 2 डिपार्टमेंट के लोग आपस में, भाई सब फ्रॉड पकड़ के दिखा देना, मैं मान जाऊंगा, मैं मान जाऊंगा। यहाँ पे गेट कीपर खड़ा है, गेट कीपर का काम है तुम्हारी फीस चेक करना कि तुमने फीस पे करी है या नहीं करी, यस और नो। मेरा फीस ले कौन रहा है, चार्ज कौन कर रहा है? मैडम जो बैठी हैं, वो फीस तुमसे ले रही है, गेट कीपर तुम्हें चेक कर रहा है। मान लो गेट कीपर और मैडम कोल्यूजन में आ जाए, समझना। एक बच्चे को बोला तू फीस दे, तेरी फीस जेब में डाल देते हैं, हम बुक में एंट्री नहीं चढ़ाएंगे। मैडम ने गेट कीपर को बोला ये बच्चा स्पेशल है, समझ लो स्पेशल है, तेरे को 10,000 दे देंगे, कमन फास्ट, इसको तंग मत करियो। बुक तो मैडम ने देनी है, कमन फास्ट, एंट्री लड़के ने देनी है, और ये 2 डिपार्टमेंट आपस में मिल गए। वैभव सर भी नहीं ढूंढ पाएंगे ऐसा बच्चा। वैभव सर एक दिन चेकिंग करने आ गए क्लास में, क्या गेट कीपर उस लड़के को गायब कर देगा क्लास में से? निकल यहाँ से वैभव सर आ रहे हैं, कुछ भी बहाना मार के क्या वो निकाल देगा? भाई साहब फ्रॉड पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये, क्योंकि कमन फास्ट 2 अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग आपस में मिल गए। मान लो वैभव सर ने बोला कैमरा लगाओ, कैमरे में चेक करेंगे, कैमरा वाले एम्प्लॉय को भी सेट कर लिया कि तूने भी हमारे साथ आ जा। यानी 2-3 डिपार्टमेंट के लोग अगर आपस में कमन फास्ट मिल जाएं, इसे बोलते कोल्यूजन। इसको पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल है। अब आप ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिएगा, मैं इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट में गया, मैंने कहा एक एसेट परचेज की है, आपने क्या इंस्पेक्शन करी थी? कह रहे हाँ जी की थी। इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट मिला हुआ है, एसेट कभी परचेज ही नहीं हुआ। झूठ बोल रहे हैं इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट। मैं परचेज डिपार्टमेंट के पास गया, मैंने कहा एसेट परचेज हुआ था, कह रहे जी सर हुआ था। सर आपने इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट की रिपोर्ट नहीं देखी? उन्होंने इंस्पेक्शन भी करी। मैंने कहा कहाँ पड़ा है? बोला वो हमारी रांची वाली फैक्ट्री में पड़ा है, वहाँ के ऑडिटर, वहाँ के जो इंचार्ज उनसे बात कर लीजिए। मैंने रांची वाले इंचार्ज को फोन किया, मैंने कहा यहाँ मशीन पड़ी है? कह रहा हाँ जी सर पड़ी है। अब बात को समझना, कितने लोग आपस में। मैंने कहा आर्टिकल को भेजा, मैंने कहा जाके देख के आना। इन्होंने मेरे आर्टिकल को भी मिला लिया। मेरा डाउट है, आप बताइए, ये फ्रॉड पकड़ना थोड़ा सा तो आई रिपीट, थोड़ा सा
मेरी भावनाएं समझ रहे हैं, थोड़ा सा तो मुश्किल है। तो मेरा सवाल, ऑडिट प्रोसीजर जितने मर्जी लगा लो, जो चीज इन्होंने छुपा दी, आई रिपीट, कई बार ये चीजें इतनी ज्यादा छुपा देती हैं। देखो ये वर्ड है यहाँ पे, बड़े सोफिस्टिकेट तरीके से ये कोई स्कीम बनाएंगे, मैनेजमेंट के लोग को बड़ी सोफिस्टिकेटेड स्कीम बनाएंगे और फ्रॉड ऐसे करेंगे कि आप उसे पकड़ ही ना पाओ। इतने तरीके से ये गेम तैयार कर देंगे कि आपके लिए फ्रॉड पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो। मेरा डाउट, मेरा थर्ड सवाल, ऑडिट क्या इन्वेस्टिगेशन है? एक बात का जवाब देना, ऑडिट क्या इन्वेस्टिगेशन है? आवाज नहीं आई? नहीं, इन्वेस्टिगेशन होते थरो चेकिंग, डिटेल चेकिंग, 100% चेकिंग। ऑडिटर के पास इतना टाइम है कि वो 100% चेकिंग कर सके। जब वो 100% चेकिंग नहीं कर सकता, कमन फास्ट, तो क्या सारी गलतियां ढूंढ लेगा या कुछ गलतियां छूटी जाएंगी? क्या बात क्लियर? फोर्थ पॉइंट आपका फेवरेट, टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। बताओ बेटा, क्या टाइम बहुत ज्यादा होता है हमारे पास ऑडिट करने के लिए या कम है? और जितना लेट होते जाएंगे, मान लो एजीएम आ गई, हमारा ऑडिट कंप्लीट नहीं हुआ, सोच के जवाब देना। एजीएम आ गई, हमारा ऑडिट, क्या एजीएम के बाद हमारी ऑडिट रिपोर्ट की रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी या रिलायबिलिटी फाइनेंशियल डेटा की और हमारी रिपोर्ट की कम हो जाएगी? कम, क्योंकि सबको कब देखनी होती है? कमन फास्ट, एजीएम पे। अगर एजीएम तक तैयार नहीं हो पाई तो उसके बाद उसकी कोई खास वैल्यू, ये देखो यहां पे लिखे, डिक्रीज हो जाती है इंफॉर्मेशन की रिलेवेंस ओवर दी टाइम। हमारे पास टाइम कम है, अब टाइम कम है तो हम सारा चेकिंग, आई रिपीट, नहीं कर पाते। मेरा डाउट, एक और पॉइंट है यहां पे, मैंने कुछ भी रीड नहीं करा, टेंशन मतलब, मैं ऊपर ऊपर से समझा रहा हूं। फ्यूचर इवेंट्स, क्या कुछ ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं जो फ्यूचर में होंगे और कंपनी को बर्बाद कर सकते हैं? वो हमें नहीं बताए किसी ने, वो हमें किसी ने भी नहीं बताए। एग्जाम्पल के रूप में मान लो हम एक ऐसे एंटिटी का ऑडिट कर रहे हैं जिसको सरकार ने वार्निंग दे दी कि आने वाले 3 साल में अपना बिजनेस शट डाउन करो। तुम कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जो पोल्यूशन बहुत ज्यादा कर रहा है, तुम अगले 3 साल में अपना बिजनेस शट डाउन कर दो। ये लेटर सरकार ऑडिटर से छुपाया जा रहा है। कोई बताएगा क्यों? बिकॉज अगर ऑडिटर ने रिपोर्ट में डाल दिया तो क्या पब्लिक के सामने आ जाएगा, कंपनी के शेयर का प्राइस एकदम गिर जाएगा। क्या ये फ्यूचर इवेंट्स होते हैं जो नेगेटिव फ्यूचर इवेंट्स हैं, वो कई बार मैनेजमेंट ऑडिटर से भी, आई रिपीट, और ऑडिटर पकड़ ही नहीं पाएगा। मुझे क्या पता किस डिपार्टमेंट ने कंपनी को नोटिस भेजे कि हम आपकी कंपनी को शट डाउन कर देंगे। कई फ्यूचर इवेंट्स ऑडिटर से भी छुपा दिए जाते हैं। अब ऑडिटर उन फ्यूचर इवेंट्स को नहीं देख पाता, ये भी तो ऑडिट की एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। अब एक सवाल और है मेरे मन में, सेकेंड पॉइंट मैंने बोला था, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिटर अपने प्रोसीजर लगा रहे हैं, ऑडिटर को शक है कि एक अलमारी है, इसमें बहुत सीक्रेट फाइल पड़ी है। ऑडिटर ने बोला ये अलमारी खोलो, मैनेजमेंट बोली नहीं खुलेगी। कहता क्यों नहीं खुलेगी? बात समझ रहा, क्यों नहीं खुलेगी? मैनेजमेंट बोली नहीं खुलेगी ना, मतलब नहीं खुलेगी। कहता तोड़ूंगा मैं तो इसको। सोचो सोचो मैं जो बात बोल रहा हूँ। मैनेजमेंट बोली तू पुलिस है क्या? तू सीबीआई है क्या? उनके पास तो लीगल पावर होती है, वो तो अलमारी तोड़ सकते हैं, तू ऑडिटर है, तेरी हिम्मत कैसे हो रही है हमारे एसेट्स को हाथ लगाने की? हम नहीं दिखा रहे फाइल। सोच के जवाब देना, क्या ऑडिटर के पास लीगल पावर होती है सीबीआई या पुलिस की तरह छापा मार के चीजें निकलवाने की, या वही मिलेगा जो मैनेजमेंट देगी? और सीबीआई और इनकम टैक्स वाले क्या वो तो फाड़ देते हैं सब कुछ कंपनी का? मेरा डाउट, बात समझने वाली है, बात समझने वाली है प्लीज बेटा। यानी किसके पास पावर होती है चीजों को जब्त करना, चीजों को पूरा? डिपार्टमेंट्स के पास पावर है, ऑडिटर बेचारे के पास तो पावर क्या? वो बेचारा तो बैठ ही जाता है, कहता है जी कोई बात नहीं, आपको जो देना हो वही वाली बुक दे दो, मैं उसी को। हाँ जी, तो ऑडिटर को डेटा कैसे मिलता है? आई रिपीट, मेरी बात को कंप्लीट करो। जो मैनेजमेंट देगी वही मिलेगा। अगर मैनेजमेंट ने उसको सारा डेटा नहीं दिया तो वो तो जितना डेटा दोगे उसी को चेक करेगा, वो तो सारा डेटा चेक कर। देखो अब इसमें एक बात का जवाब देना, मेरी हेल्प करना। ऑडिटर को शक है कि कंपनी की सेल 2 तरह की सेल है, एक ईमानदारी की सेल और एक 2 नंबर की सेल। उसे शक है, कंपनी उसे दूसरी वाली नहीं बता रही, उसे शक है। क्या वो अपनी रिपोर्ट में मेंशन कर सकते हैं कि मुझे डाउट है? यहां तो शेयर होल्डर को भी पता लग जाएगा, लेकिन अगर उसको भी बेचारे को पता ही नहीं लग पाए, कंपनी ने इतने तरीके से ऑर्गेनाइज कर रखा है कि उसको भी
नहीं पता लग पाए तो क्या करें? तब तो बेचारा अपनी रिपोर्ट में कुछ भी मेंशन नहीं करेगा। तो ऑडिट का प्रोसीजर देखो, यहां पे एक वर्ड है, अगर आप ध्यान से देखो यहां पे एक वर्ड है, ऑडिटर मैनेजमेंट को फोर्स नहीं कर सकता कि मुझे देखना है डेटा दिखाओ। ही कांट फोर्स दी मैनेजमेंट। तो उसके केस में क्या होगा? मैं बोल सकता हूं वो तो जो मांगेगा, जो मैनेजमेंट उसको देना चाहेगी, बस वो वही चेक कर पाएगा। क्लियर है? अगर एक बार सम अप करेंगे अभी रीडिंग से पहले, पहला पॉइंट, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में मैंने क्या बोला था? अकाउंटिंग की प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है अकाउंटिंग की? कई बार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अडॉप्ट करते समय मैनेजमेंट के लोग गलती कर देते हैं। क्या यही बात बोली थी मैंने यहां पे? आओ पढ़ के देखते हैं। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व मेकिंग मेनी जजमेंट्स बाय, दीज जजमेंट में इन्वॉल्व सब्जेक्टिव डिसीजन। व्हाट इज सब्जेक्टिव डिसीजन? ऐसे डिसीजन जिसमें एक से ज्यादा इंटरप्रिटेशन निकलती है। ऐसा फैसला जहां पे एक से ज्यादा कंक्लूजन निकलती है। लॉ में ऐसा होता है ना, कई बार एक से ज्यादा इंटरप्रिटेशन निकल रही होती है, हम कहते हैं ना सब्जेक्टिव डिसीजन से। हाँ जी। और अ डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी है, मतलब समझ नहीं आ रहा होता मैनेजमेंट के लोगों को कि डेप्रिसिएशन लगाना है लाइफ स्टॉक पे या नहीं लगाना। वो कहते चल यार लगा ही देते हैं। मेरा डाउट, देयरफॉर ऑडिटर मे नॉट बी एबल टू ऑब्टेन दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम। ऑडिटर कभी भी 100% अश्योरेंस ले ही नहीं पाएगा। वन ऑफ द प्रेमाइस का मतलब बेटा बेस। वन ऑफ द प्रेमाइस फॉर कंडक्टिंग द ऑडिट इज दैट मैनेजमेंट एक्नॉलेज। व्हाट इज एक्नॉलेज? एडमिट, हिंदी में मानना। मैनेजमेंट मानती है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसके हिसाब से बनाऊंगी? एप्लीकेबल, व्हाट इज एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क? लॉ के हिसाब से। और एक और वर्ड, मैनेजमेंट ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानती है कि मैं डिवाइस करूंगी। डिवाइस का मतलब डिजाइन। मैं डिजाइन करूंगी इंटरनल कंट्रोल्स। व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल्स? कंपनी की पॉलिसीज। मैनेजमेंट कहती है मैं जिम्मेवारी लेती हूं जी, मैं बढ़िया पॉलिसीज बनाऊंगी ताकि मेरे एम्प्लॉइज फ्रॉड ना कर सके। कौन कहता है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं बढ़िया पॉलिसीज बनाऊंगी? मैनेजमेंट बोलती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हाउएवर सच पॉलिसीज मे नॉट हैव ऑपरेटेड टू प्रोड्यूस। क्या पता मैनेजमेंट ने पॉलिसी बनाई हो लेकिन कभी रियल लाइफ में ऑपरेट ही ना करे। मैनेजमेंट ने बोला था गोडाउन में हमेशा कैमरा लगा होगा, क्या स्टॉक आ रही है क्या जा रही है हर चीज कैमरे में रिकॉर्ड होगी। ये पॉलिसी थी, लेकिन कभी ये पॉलिसी इंप्लीमेंट ही नहीं हुई। तो कंपनी के स्टॉक में तो गड़बड़ हो ही सकती है। क्लियर है? लिमिटेशंस हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये वो एग्जाम्पल है, यहाँ पे ये मॉड्यूल का एग्जाम्पल है कि दो डिपार्टमेंट के लोग आपस में कोल्यूड कर गए। अगर दो डिपार्टमेंट के लोग, पढ़ के आइए सी पॉइंट अपने आप। बेटा समझ आया कौन से दो लोग मिले हैं आपस में? अकाउंट्स वाला और अकाउंटेंट कह रहा है गुड्स आ गए और वो कह रहे हैं हाँ जी आगे। एक्चुअल में क्या पता गुड्स, इस एग्जाम्पल को ऐसे सोच के देखना, मैंने नहीं पढ़ा एग्जाम्पल। क्या नकली परचेज दिखाई जा सकती है अकाउंटेंट के द्वारा? परचेज ऑफ 10,000 यूनिट्स एट ₹10 ईच, 1 लाख का माल परचेज किए, बुक में एंट्री मारी, बुक से कैश निकाला अपनी जेब में डाल दिया, कैश परचेजेज है। गुड्स रिसीविंग वाला कह रहा है हाँ जी गुड्स में, गोडाउन में गुड्स है, उसको 10,000 हिस्से में डाल दिए कि तूने बोलना है हाँ जी गुड्स आए थे। क्या ये फ्रॉड बड़े खतरनाक फ्रॉड हैं बच्चे? क्या मेरा डाउट, कैन वी प्रोसीड? नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, मैंने इसमें क्या बोला था पहले मैं बताता हूं। कॉमन फॉर नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिटर जितने मर्जी अच्छे प्रोसीजर लगा ले बट चेक तो वही करेगा ना जो उसको मिलेगा। जो चीज उसके से छुपा दी गई उसे शायद वो ढूंढ, उसके पास कोई फोर्स की पावर थोड़ी ना होती है कि वो मैनेजमेंट से हर चीज निकलवा लेगा। वो तो वही में चेक कर पाएगा जो उसको दिया जाएगा। द ऑडिटर कैरीज आउट हिज वर्क बाय ऑब्टेनिंग थ्रू परफॉर्मेंस ऑफ, देयर आर प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशन ऑन एबिलिटी ऑफ ऑडिटर टू ऑब्टेन। दोनों में डिफरेंस समझिए, एक होती है प्रैक्टिकल लिमिटेशन, एक होती है लीगल लिमिटेशन। अब बताओ ये कौन से वाली है जो मैंने एग्जांपल दिया था, अलमारी खोलो, मैनेजमेंट कहती है हम नहीं खोल रहे, कह रहा खोलो, ये लीगल लिमिटेशन है। लॉ आपको अलाउ नहीं करता कि आप किसी मैनेजमेंट को ऐसे फोर्स करो, धमकाओ, ये लीगल लिमिटेशन है। प्रैक्टिकल क्या होगी? मानो कंपनी बोली हमारा जो स्टॉक है ना, मैं पेट्रोलियम कंपनी के ऑडिट पे चला गया, पेट्रोलियम कंपनी बोली हमारी जो स्टॉक है ना जमीन से 100 फुट नीचे है। माइन, जैसे माइंस होती है ना, हमारी जो स्टॉक है वो जमीन से 100 फुट नीचे है और रास्ता बहुत छोटा है नीचे जाने के लिए, कोई आर्टिकल जाना नहीं चाह रहा।
100 फुट नीचे देखने के लिए। मेरी भी, ऑडिटर की भी हिम्मत नहीं हो रही, कोई आर्टिकल भी नहीं जा रहा। ये कौन सी लिमिटेशन है, लीगल या प्रैक्टिकल? ये प्रैक्टिकल लिमिटेशन है। कोई ऐसी जगह पे स्टॉक पड़ा है जहां पे जाना बड़ा मुश्किल है, तो ये प्रैक्टिकल लिमिटेशन माना जाएगा। क्या बात क्लियर है? और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं प्रैक्टिकल लिमिटेशन के, अगर ये वाला अच्छा नहीं लगा हो। मान लो हमने गुड्स खरीदे थे मेसर्स XYZ लिमिटेड से, ठीक है, मेसर्स XYZ लिमिटेड से पिछले फाइनेंशियल ईयर में गुड्स खरीदे थे, उसके मालिक मर चुके हैं, वो कंपनी डिसॉल्व हो चुकी है, उनके यहाँ से कोई कंफर्मेशन नहीं आएगी कि हमने उनसे माल खरीदा था या, क्योंकि वो मालिक मर चुके हैं। कंपनी क्या, मेरा उनको पेमेंट भी कैश में हुई है, तो बैंक में भी इसकी कोई एंट्री। अब ये वाकई परचेज हुई है या सिर्फ एक एंट्री नकली चढ़ाई गई है? अब यहाँ पे कौन सी लिमिटेशन है कि हम उनसे कुछ भी डेटा नहीं मांग सकते? प्रैक्टिकल लिमिटेशन। क्या बात क्लियर है? तो ऑडिटर के पास कई बार प्रैक्टिकल लिमिटेशन है, कई बार, फॉर एग्जाम्पल एन ऑडिटर डज नॉट टेस्ट। बेटा दोनों डिफरेंस क्या है वर्ड्स में? ट्रांजेक्शंस एंड बैलेंसेस। P&L के आइटम्स को क्या बोलते हैं और बैलेंस शीट के आइटम्स को क्या बोलते हैं? बैलेंसेस। वेरी गुड। ही फॉर्म हिज ओपिनियन ओनली बाय टेस्टिंग। अब यहां ब्रेक मारो, ऑडिटर 100% चेकिंग करता है या सैंपलिंग करता है? सैंपलिंग में क्या करता है वो 100% चेकिंग नहीं करता। मान लो कंपनी के 1 लाख सेल इनवॉइसेस हैं, तो वो 1 लाख चेक करने के बजाय 10,000 चेक कर लेगा, रैंडमली 10,000 उठा के चेक कर लेगा, क्योंकि स्टार्ट्स का एक रूल होता है, 1 लाख चेक करने से बढ़िया रैंडमली कुछ चेक कर लो, आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह का डेटा पड़ा है। तो ऑडिटर सारा चेक नहीं करता, क्योंकि उसके पास सारा चेक करने का टाइम नहीं है। वो तो क्या करता है बेटा? सैंपलिंग करते हैं। सैंपलिंग करता है, यानी ये एक प्रैक्टिकल लिमिटेशन है कि ऑडिटर के पास सारा चेक करने का टाइम नहीं होता। मैनेजमेंट मे नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन as रिक्वेस्टेड बाय ऑडिटर। मैनेजमेंट ने क्या पता, उसने बोला मैनेजमेंट मुझे अपनी सारी सेल्स के बारे में बताओ, मैनेजमेंट ने उसे सिर्फ 1 नंबर वाली सेल बताई, जो 2 नंबर की चोरी वाली सेल से मैनेजमेंट बताई नहीं दी। हाँ जी, देयर इज नो वे बाय विच ऑडिटर कैन टू प्रोवाइड as requested by, in case he is not provided with, he can only, this is the example of a legal, वो फोर्स नहीं कर सकता मैनेजमेंट को। नहीं दोगे तो मैं रिपोर्ट में लिख दूंगा भाई, बस। क्लियर? नेक्स्ट सवाल, द मैनेजमेंट में कंसिस्ट ऑफ बेईमान अनस्क्रूपुलस पीपल। नंबर 1 के 2 चीटर्स, चीटर समझते? चीटर नंबर 1 के मक्कार। मेरी हिंदी समझ आ रही है आपको? ऐसे लोग हो सकते हैं मैनेजमेंट के अंदर, बेईमान 1 नंबर के। क्या वो बंदे खुद इन्वॉल्व? कौन इन्वॉल्व है फ्रॉड में? कमन फर्स्ट मैनेजमेंट। डायरेक्टर भाई सब शक्ल से इतना शरीफ लग रहा है, नंबर 1 का चोर है। बात समझ गए आप? नंबर 1 का फ्रॉड है डायरेक्टर। आप 1 मिनट के लिए सोचना, डायरेक्टर बहुत बड़ी पोजीशन होती है। डायरेक्टर, बिजनेस स्टडीज की भाषा में डायरेक्टर वो इंसान होता है जो कंपनी के लिए पॉलिसीज लिखता है, जो पॉलिसीज लिखता है कि कंपनी को कैसे चलाना है। अगर यही एक डिसऑनेस्ट नेचर का बंदा हुआ ना भाई साहब, कंपनी का बड़ा बाजा बज जाएगा। सच बता रहा हूं मैं आपको। हो सकता है डायरेक्टर खुद फ्रॉड में इन्वॉल्व हो भाई साहब। डायरेक्टर ने ही अकाउंटेंट को बोला, परचेज डिपार्टमेंट को बोला और गुड्स रिसीविंग डिपार्टमेंट को बोला, नकली परचेज डालो, मैं देख लूंगा कुछ होगा तो। सारे ये तो बड़ा गड़बड़ वाला काम हो जाएगा। इट मे एंगेज इन कंसीलिंग। व्हाट इज कंसीलिंग? छुपाया। फ्रॉड छुपा रख, फ्रॉड बताएंगे थोड़े ना, फ्रॉड बताए नहीं जाते, वो तो छुपाई जाती है। आपने इतनी सोफिस्टिकेटेड तरीके से, इतने प्यारे तरीके से, आपने केयरफुली तरीके से क्या करा? कमन फास्ट कोई स्कीम बनाया नकली फ्रॉड करने के लिए। यार सिंपल है ना, तुम क्या दिमाग में, तुम्हें दिमाग दे रहा हूं, सोचना जरा, गंदी बातें सिखानी नहीं चाहिए। आपको फ्रॉड करना है ना, मैं कंपनी में बैठा हूं पोजीशन पे, मैं ऑडिटर हूं। 1 मिनट ऑडिटर छोड़ो, 2 मिनट आइडिया सुनो। परचेज करनी है ना, नकली परचेजेस दिखानी है ना, एक पैरेलल में कंपनी और खोल दो, पेपर कंपनी। समझते हैं बट पेपर कंपनी, पेपर में बुक्स में कंपनी खोल दो, PQR लिमिटेड, ठीक है। उससे तुम क्या नकली बिल बनवा के उनसे उनकी सेल शो करो और अपनी क्या शो करो? परचेज। नकली परचेज PQR से करते रहो। PQR सिर्फ पेपर्स में, कागजों में कंपनी होगी। तुम दोनों की बुक्स लेके बैठ जाना, इधर से उसकी सेल दिखाना, इधर से इसकी परचेज दिखाना। मेरा डाउट, कौन पकड़ेगा? कौन पकड़ेगा? PQR एक कंपनी है, अगर ऑडिटर PQR से कुछ पूछेगा तो हम ही जवाब दे देंगे, क्योंकि PQR भी तो हमारे बैग में पड़ी हुई है।
अगर ऑडिटर कहता है पीक्यूआर से बात करनी है तो मैनेजमेंट कहेगी हाँ जी सर करा देते हैं, आप लेटर लिखिए, पीक्यूआर को भेजिए, पीक्यूआर का आपको जवाब। मैनेजमेंट ने खुद ही बैठ के पीक्यूआर का जवाब लेटर तैयार करके किसको भेज दिया, ऑडिटर। समझ आ रहा है एग्जाम्पल जो मैं दे रहा हूँ? मतलब ये कितने तरीके से ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं कि इसको पकड़ना। ऑडिटर बोला मुझे पीक्यूआर के यहाँ जाके विजिट करके आना है। बोली सर ऐसा लॉ में कहीं नहीं लिखा कि आप हमारे वेंडर से मिल के आओ। आपको लॉ नहीं पता क्या? आप हमारे सप्लायर से मिलो, ऐसी कोई बात लॉ में नहीं लिखी। अब ऑडिटर ज़्यादा बोलेगा तो सर आप एक बार हमारे लॉयर से बात कर लो, लॉयर आपको लॉ समझा देगा। मतलब इतने तरीके से फ्रॉड किया जाता है कि उसको अपनी सब्सिडरीज बना बना के लोग फ्रॉड करते हैं। फाउंडेशन में पढ़ा होगा आपने, अपनी सब्सिडरीज, कॉर्पोरेट वेल जब लिफ्टिंग पढ़ते हो सीखते नहीं हो, अपनी सब्सिडरीज बना के लोग टैक्स की चोरी कर रहे हैं, दुनिया भर के फ्रॉड कर रहे हैं सब्सिडरीज बना के। उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। पढ़िएगा, इट इज हार्ड टू डिटेक्ट बाय ऑडिटर। आगे पढ़िए। इट मे प्रोड्यूस फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स। फैब्रिकेटेड मतलब नकली डॉक्यूमेंट्स। फैब्रिकेट किया गया मतलब खुद से बनाए गए डॉक्यूमेंट्स है। नकली बिल बना लिए, नकली वाउचर्स बना लिए, और ऑडिटर बेचारे को लग रहा है कि वो एविडेंस बिल्कुल वैलिड है। मतलब ऑडिटर का पप्पू बनाया जा रहा है यहां पे। ओ भाई साहब, इन रियलिटी सच डॉक्यूमेंट्स कुड बी फेक और नॉन जेन्युइन। बेचारा, अब यहां पे लिखा देखो, यहां पे बोला गया, हाँ जी, ऑडिटर बेचारा कोई एक्सपर्ट थोड़ी ना होता है डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिकेशन के लिए। वो ये थोड़ी ना देख सकते कि डॉक्यूमेंट वैलिड है या, वो कोई इतना एक्सपर्ट थोड़ी ना कि हैंड राइटिंग एक्सपर्ट थोड़ी ना कि वो देख ले कि बिल असली बने हैं या नकली बने हैं। हाँ जी, ही मे लीड टू एक्सेप्ट इनवैलिड ऑन द बेसिस ऑफ, कौन से डॉक्यूमेंट्स कंपनी उसके सामने पेश कर देगी? कमन फास्ट सत्यम ने एफडी, समझते हैं एफडी बैंकों में होती है, नकली एफडी सर्टिफिकेट बना के ऑडिटर के सामने रख दिए और हू बहु असली जैसे थे वो। मतलब उसके नकली सर्टिफिकेट्स बिल्कुल असली, सेम पेपर, सेम कलर की इंक, कहीं से कोई कह ही नहीं सकता कि असली कौन सा है, नकली कौन सा। अब बेचारा ऑडिटर ये तो बैंक में जाके पता करके आएगा ना कि आप बताओ ये एफडी कौन सी असली, कौन सी नकली। ये इतने तरीके से फ्रॉड करती हैं। लास्ट पॉइंट, इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट एंटिटी में बी एंटर्ड इनटू सम ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था, सब्सिडरी बना के कोई ट्रांजैक्शन करो, सच ट्रांजैक्शन में बी ओनली ऑन, क्या समझ आया जो मैं अभी एग्जांपल्स बोल रहा था, जो एक्चुअल में कभी हुए ही नहीं। द ऑडिटर मे नॉट बी अवेयर ऑफ सच रिलेटेड पार्टी और ऑडिट प्रोसीजर मे नॉट बी एबल टू डिटेक्ट प्रोबेबल, आप ढूंढ ही नहीं पाओगे। आपको पता है कितनी सारी कंपनी पेपर पे बनती हैं आज भी, मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा, लोगों ने इतनी सारी कंपनी, ये आइडिया देता कौन है पेपर पे कंपनी बनाने का? मेरा डाउट कितनी मैं एक बार ऑडिट पे जब गया, मेरे सीए ने मेरे को बोला एक कंपनी का ऑडिट पे फिजिकल वेरिफिकेशन करके आओ। मैं गया चेक करने, मेरे दिमाग में था एक और कंपनी का ऑडिट आया हमारे पास, इसका भी एड्रेस मेरे को याद था कि इसका एड्रेस भी इसके पास ही है, तो चलो, सर ने बोला नहीं है, खुद चले जाते। जब मैं उस एड्रेस पे पहुंचा, वहां कब्रिस्तान था। मतलब कब्रिस्तान को कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस बना रखा। भाई साहब, मैं वापस आया, मैंने सर को बोला, मैं कहा सर ये क्या? कहते हैं आपको किसने कहा था वहां जाने को? बड़ी डांट पड़ी मेरे को, आपको किसने कहा था वहां डालने को? मैंने कहा सर, कहते वहां बन रहा है अभी ऑफिस। मैं कहा सर बन रहे तो जब बनेगा तब आरओसी को बताना ना। लॉ में एक रूल होता है, अगर आपने पढ़ा हो, आप कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दीजिए, तब तक आप, वो कब्रिस्तान थोड़ी ना आपका एड्रेस होगा, आपका कोई और एड्रेस होगा वो तो। मतलब इतना ज्यादा करप्शन यार, बहुत गलत बातें हैं। हाँ जी, चलो लेट्स कम बैक। नॉट इन द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कमन फास्ट। इसका मतलब क्या था? नॉट इन द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ऑडिटर इन्वेस्टिगेशन तो सीबीआई करती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले करते हैं। क्या बात क्लियर है? ऑडिटर बेचारा उनकी तरह इन्वेस्टिगेशन थोड़ी ना करते। मेरा डाउट, एज ऑलरेडी डिस्कस्ड, ऑडिट इज नॉट एन, हेंस ऑडिटर कांट ऑब्टेन दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिस्टेक। नेक्स्ट हेडिंग, टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। क्या मैंने बोला था ऑडिट करने का टाइम कम है? मेरा डाउट, द रिलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन डिक्रीजेज ओवर टाइम। इसका मतलब क्या है? जैसे जैसे टाइम बढ़ता है डेटा की वैल्यू कम होती है। एन ऑडिटर कांट वेरीफाई ईच एंड एवरी
देयरफॉर अ बैलेंस हैज टू स्ट्रक बिटवीन एंड कॉस्ट ऑफ। सब बच्चे बताओ, क्या ऑडिट एविडेंस इकट्ठे करने में या प्रोसीजर लगाने में ऑडिटर की अपनी भी तो कॉस्ट आती है? मेरा कॉस्ट मतलब अपनी पे एफर्ट्स भी तो लगानी पड़ती है। अब ऑडिटर बेवकूफ़ों की तरह पैसे खर्चता जाए, कॉस्ट लगाता जाए, अपने आर्टिकल्स को भेजे, जाओ वहाँ जाके ये चेक करो, जाओ वहाँ जाके ये चेक करो, और इतना टाइम इतना वेस्ट कर दे कि रिपोर्ट टाइम पे बना ही ना पाए, तो उसको इकट्ठा करने का कोई फायदा तो। इतने ज़्यादा एविडेंस मत इकट्ठा। अब एविडेंस, आप मेरी बात को समझना, अगर मैं अपने आर्टिकल को बोल रहा हूँ जाओ आप राजस्थान जाओ, वहाँ इन्होंने एक मशीन परचेज करी, उस वेंडर से मिल के आओ, तो इसमें क्या ऑडिटर की कॉस्ट लग रही है? येस और नो? एक आर्टिकल को बोल रहे हो तुम वहाँ जाओ, एक को बोल रहे हो तुम ये करो, एक को बोल रहे हो मैं वो करो। अब मैं इतना ज़्यादा तो टाइम खराब कर रहा हूँ ऑडिट प्रोसीजर लगाने में, इससे तो मैं अपनी रिपोर्ट लेट कर दूंगा, और लेट रिपोर्ट की तो कोई वैल्यू है ही नहीं। तो क्या मुझे एज अ ऑडिटर खुद प्लानिंग करनी पड़ेगी कि कितना काम करना है, ताकि जल्दी से मैं अपनी रिपोर्ट प्लान करके चलिए। देखो एक एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे दिया है, देखो ये मॉड्यूल के एग्जाम्पल्स हैं, आपको सर लिखने अलाउड है, ये एग्जाम्पल पेपर में लिखने अलाउड है क्योंकि ये मॉड्यूल के एग्जाम्पल्स हैं। क्या बात क्लियर? हाँ जी। एन ऑडिटर हु इज कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ अ कंपनी सिंस लास्ट 2 years, एक बार आप खुद पढ़ना, ये एग्जाम्पल सिंपल है। आई एम वेटिंग, फटाफट। क्या जितना पुराना डेटा होता जाएगा उसकी रिलायबिलिटी कम होती जाएगी? क्या बात क्लियर है? लास्ट हेडिंग, कोई मुझे याद कराएगा व्हाट वाज फ्यूचर इवेंट्स? कोई ऐसी फ्यूचर की घटना हो सकती है जो इन्होंने ऑडिटर से छुपा रखी है। पढ़िएगा, फ्यूचर इवेंट्स और कंडीशन दैट मे अफेक्ट एन एडवर्सली। व्हाट इज एडवर्सली? बुरी तरीके से। एडवर्स इवेंट्स में सीरियसली अफेक्ट एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू इट्स बिजनेस। मतलब कोई ऐसा इवेंट है जो गोइंग कंसर्न पे डाउट डाल रहा है, गोइंग कंसर्न पे डाउट डाल रहा है, मतलब कंपनी शायद फ्यूचर में बंद ही हो जाएगी। द बिजनेस में सीज टू एग्जिस्ट इन रीजन, हो सकता है मार्केट कंडीशन चेंज हो गई, हो सकता है कोई नया मॉडल आ गया, हो सकता है कि कोई नया प्रोडक्ट आ गया, या कोई ऑनसेट ऑफ सम एडवर्स, कोई खतरनाक, कोई अनसर्टेन सा इवेंट हो गया जिस वजह से फ्यूचर में हो सकता है आपका प्रोडक्ट बिल्कुल बेकार हो जाए, आपकी कंपनी बंद हो जाए। ऐसा कुछ हो सकता है जो कंपनी हो सकता है किससे छुपा दे। Therefore, it is in the view of our factor that auditor can't provide again a गारंटी। तो ऑडिटर कभी भी नहीं दे सकता, यानी वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस तो कभी भी नहीं दे सकता। वो हमेशा क्या देगा? कॉमन वास्ट रीजनेबल एश्योरेंस, छुपाया जाएगा। एक बार अगर हम सम अप करें, पहला पॉइंट नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, अकाउंटिंग की कमी है। ऑडिट प्रोसीजर बेचारा ऑडिटर वही लगा पाएगा जो, बिल्कुल ठीक बात है। मेरा डाउट नंबर 3, ऑडिट इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। 4th पॉइंट, टाइम ज्यादा लेट कर दोगे तो उसके बाद कोई फायदा। और लास्ट सवाल, बहुत सारे फ्यूचर इवेंट्स होते हैं जो कंपनी ने हमसे छुपाए हैं। तो क्या मैं इन 5 पॉइंट्स को देख के एक सिंपल सी बात बोलूं, अगर कंपनी नहीं चाहती कि ऑडिटर ट्रूली ऑडिट करे, तो क्या कंपनी ही ऑडिटर से गलतियां करवाती है? मान लो मैं एक बहुत ऑनेस्ट ऑडिटर हूं, मैं गलत काम नहीं करता, बट अगर मुझे डेटा ही अधूरा दोगे, झूठ बोल के दोगे, तो मैं तो गलत रिपोर्ट ही बनाऊंगा। क्या बात क्लियर है? आवाज नहीं आई? चलो, आपको ये भी बात क्लियर है। अभी बताओ, सब ठीक ठाक? कुछ पढ़ा आज हम लोगों ने? लिमिटेशंस कंप्लीट कर ली। लिमिटेशन से पहले क्या कंप्लीट किया बताओगे? ऑडिट का ऑब्जेक्टिव, और उससे पहले हमने ऑब्जेक्टिव ही पढ़ा है शायद आज, है ना? और एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ी। क्लियर बेटा? अभी क्लास की स्पीड थोड़ी सी स्लो चल रही है, लेकिन मैं उम्मीद स्लो आपके हिसाब से फास्ट है कि ठीक है? मेरा डाउट, इधर देखते हैं, 1 मिनट जरा देखना, मैं एक बार प्लान देख लेता हूं कि क्या है भैया। मेरा डाउट, ओरिजिन ऑफ ऑडिट हो गया। हाँ, चलो, मेरा सवाल, मीनिंग ऑफ व्यू हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, डिसिप्लिनरी हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, स्कोप अभी नहीं हुआ, लिमिटेशंस हो गई, ऑडिट मैंडेटरी, बेनिफिट्स, हु अपॉइंट्स ऑडिटर, टू हुम रिपोर्ट इज सबमिटेड। देखिए ये सारा हो चुका है।
मेरा डाउट, ज़्यादा से ज़्यादा कल नहीं तो परसों ये चैप्टर खत्म। मैंने आपको एक बात बोली थी, अभी ऑडिट मत पढ़ना है, जब बोलूँ तब पढ़ना है। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा एक दिन का मार्जिन दूंगा आपको लर्न करने को चैप्टर 1, उसके बाद मैं यहाँ क्लास में टेस्ट लूँगा। क्लियर है? तब लर्न करना, अभी लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है? आपको क्या लग रहा है मैं 2 महीने बाद बोलूँगा कि ऑडिट पढ़ो? मेरा सवाल, हाँ जी, चैप्टर खत्म होगा तो लर्न तो करना पड़ेगा। हाँ, मेरा डाउट, नेक्स्ट क्लास में कल नहीं तो मैं परसों, थर्सडे है ना परसों, परसों चैप्टर खत्म करके फ्राइडे को आपको टाइम देंगे और सैटरडे को आपका आधा 1 घंटे का पहले टेस्ट लेंगे। क्लियर है? मेरा डाउट, मंडे नेक्स्ट वीक से फिर चैप्टर 2 शुरू कर देंगे। कोई डाउट भाई किसी के मन में? अभी तो डाउट नहीं आएंगी, ये चैप्टर बहुत आसान है, इसमें डाउट नहीं आएंगी। डाउट आनी शुरू होंगी चैप्टर 3 ऑनवर्ड्स, जब अच्छे खासे स्टैंडर्ड शुरू हो जाएंगे। तो चलिए आज के लिए वाइंड अप करते हैं। आपसे मुलाकात अब कल होगी, कल चैप्टर को आगे प्रोसीड करेंगे। बाय टू ऑल बेटा।